मार्शल सम्राट फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। अर्णव ने विषय बदला और कहा, तुम कब जाओगे? अभी नहीं। ग्रीष्मा ने कटी हुई उंगली हटा दी और कहा, देखो, कल रात के तुम्हारे हफ्ते को तो देखो, कपड़े लाल हो गया है, कुछ सफेद चिपचिपा चीज शरीर में लगा है। तुम, मेरे आदमी, अंदर कितने भर रखे थे और इतने रक्त बहा दिए, इसलिए मुझे जाने से पहले नहाना है। लेकिन कल रात बहुत उत्तेजित और सुंदर था। हम आगे बिच बिच में ये सब करते रहेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मध्यम चरण में मेरी ऊर्जा अभी भी पूरी स्थिर नहीं हुई है और मुझे इसे मजबूत करने में तुम्हारी मदद चाहिए। यह कहकर उसने सचमुच हाथ बढ़ाकर अर्णव को उठा लिया और विला की ओर चल पड़ी। क्या बकवास है! इस पल अर्णव का दिल बैठ गया। क्या ये वही पौराणिक राजकुमारी का आलिंगन नहीं है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे इस तरह उठाया जाएगा। ये औरत बहुत ही कठोर है। सीक्रेट सर्विस की राजगढ़ शाखा के गुप्त कक्ष में इलेश आहूजा बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। हालांकि वो लोगों को वापस ले आए थे, फिर भी उनके 8 अधीनस्थ एक साथ मर गए। ये कोई मामूली बात नहीं थी और उन्हें अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना देनी ही थी। विदुर सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़े हो गए और बोले, कैप्टन, क्या हम कोई उचित कारण बनाएं और कहें कि दुर्घटना तब हुई जब हमारे लोग मिस सानवी की सुरक्षा कर रहे थे। उनकी बात पूरी होने से पहले ही इलेश आहूजा ने हाथ हिलाकर कहा, यह काम नहीं करेगा। आप पहले बाहर जाइए, मैं खुद बॉस को बता दूंगा। उन्हें इस मामले की सूचना सीधे सीक्रेट सर्विस की राजगढ़ शाखा के प्रमुख अपने मालिक गौरांग को देनी होगी। इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद उन्हें गौरांग के व्यक्तित्व की अच्छी समझ हो गई है। वो घमंडी और अहंकारी है और उन्हें सबसे ज्यादा नफरत इस बात से होती है कि दूसरे उन्हें धोखा देते हैं। आज का मामला इतना बड़ा है कि इसे पूरी तरह गुप्त रखना नामुमकिन है। सीक्रेट सर्विस जैसी खुफिया एजेंसी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो गौरांग के सामने पहले से ही एक रिपोर्ट है और अब उसका अपना निजी स्पष्टीकरण इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने सच बताने का फैसला किया, क्योंकि वो उसकी मास्टर के 2 और गुणों, अच्छा चेहरा और रक्षात्मक स्वभाव को भी जानता था। अगर वो सच बताता तो चीजें आसानी से निपट जाती। उनके शिष्य होने के नाते अगर उन्हें इस मामले में सचमुच सजा मिली तो गौरांग की बदनामी होगी। ये सोचकर उसने अपना मोबाइल निकाला और गौरांग का नंबर डायल किया और कहा, मास्टर, इस शिष्य ने आज आपको शर्मिंदा कर दिया है। फोन पर मौजूद व्यक्ति ने गुनगुनाया और फिर चुप हो गया। जाहिर है उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। इलेश आहूजा ने कहानी शुरू से अंत तक सुनाई। हालांकि मुख्य घटना झूठ नहीं थी, फिर भी उसने समय समय पर कुछ छोटे मोटे बदलाव करके घटना की जिम्मेदारी अर्णव पर डाल दी। उसने अपनी सफाई में कहा कि अर्णव ने ही उसकी स्त्री को लूटा था और उसे बार बार उकसा रहा था। सानवी का दिल जीतने के लिए उसे मजबूरन ऐसा उपाय सुझाना पड़ा। आखिरकार उसने कहा, मास्टर, इस बार शिष्य नालायक है और एक छोटे डॉक्टर के सामने उसकी इज्जत चली गई है। मास्टर उसे चाहे जितनी भी सजा दे, शिष्य कभी शिकायत नहीं करेगा। बेकार, अब तुम सीक्रेट सर्विस के कप्तान हो और एक साधारण डॉक्टर से भी नहीं निपट सकते। तुमने सचमुच मेरे सभी लोगों को शर्मिंदा कर दिया है। फोन पर दूसरी तरफ गौरांग ने इलेश आहूजा को डांटा, लेकिन जितना ज्यादा वो ऐसा करता, इलेश आहूजा उतना ही शांत महसूस करता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि वह इस स्तर को पार कर चुका है। अपना गुस्सा निकालने के बाद मास्टर न केवल उसे सजा नहीं देंगे, बल्कि उसे अपना सम्मान वापस पाने में भी मदद करेंगे। निश्चित रूप से अपना आपा खोने के बाद गौरांग ने कहा, बस अब और नहीं, हमें भविष्य में इस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसा दोबारा कभी नहीं करना चाहिए। इलेश आहूजा ने सम्मानपूर्वक कहा, मैं समझ गया, मास्टर। गौरांग ने आगे कहा, और उस छोटे डॉक्टर, इस मामले को ऐसे नहीं सुलझाया जाना चाहिए, वरना मैं उस व्यक्ति को आपके हाथों खो भी नहीं सकता। इलेश आहूजा ने दुखी स्वर में कहा, लेकिन मास्टर, उस लड़के का साधना स्तर मुझसे ऊंचा है
और मैं वास्तव में उसका मुकाबला नहीं कर सकता। गौरांग ने डांटा, तुम सचमुच बेकार हो जब तुम कहते हो कि तुम बेकार हो। हम सीधे योद्धा नहीं हैं, तो हमें साधना में प्रतिस्पर्धा क्यों करनी है? तुम सीक्रेट सर्विस के कप्तान हो, तुम्हारे अधीन इतने लोग और इतना पैसा है, क्या तुम्हें उससे अकेले ही लड़ना है? इलेश आहूजा बहुत खुश हुआ। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था और उसे अपने मास्टर का समर्थन चाहिए था। मास्टर, लेकिन मुझे डर है कि इससे आपको परेशानी होगी। गौरांग ने गुस्से से कहा, बकवास, एक छोटे डॉक्टर से निपटकर तुम मुझे क्या परेशानी में डाल सकते हो? तुम्हें अभी किसी को बुलाकर उसे सीधे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर उसने विरोध करने की हिम्मत की तो उसे सीधे मार दिया जाएगा। मुझे विश्वास नहीं होता, एक छोटा डॉक्टर विद्रोह करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वो हमेशा से घमंडी और अहंकारी रहा है, और अर्णव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। और उनकी राय में विशेष खुफिया ब्यूरो के राजगढ़ प्रांत के प्रमुख होने के नाते इस 3/3 एकड़ जमीन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वो सुलझा न सके। इसलिए उन्होंने इलेश आहूजा को इस तरह से शामिल किया। मास्टर, हमें किन आरोपों में लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए? गौरंग ने कहा, क्या आपको अब भी मुझसे पूछने की जरूरत है? आप विशेष खुफिया ब्यूरो के कप्तान हैं और आपके पास अनगिनत खुफिया जानकारी है। आप उसे यूं ही लेबल कर सकते हैं। और हम एक विशेष खुफिया शक्ति है। हमें कोई भी काम करते समय किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती। अगर उस बच्चे का बालानी परिवार और भाटिया परिवार से कोई रिश्ता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कुछ हुआ तो मैं आपके लिए इसे निपटा दूंगा। मुझे पता है मास्टर, मैं अभी करता हूं। फोन के दूसरी तरफ इलेश आहूजा के चेहरे पर एक क्षुद्र मुस्कान थी। उसे बस यही शब्द चाहिए थे और उसे गौरांग द्वारा दी गई आश्वासन की जरूरत थी। फोन रखते ही उसने दांत पीसते हुए कहा, अर्णव नाम के युवक, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। सानवी का दिल जीतने के लिए उसने पहले कभी अपने हाथों की शक्ति का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा था। इसलिए उसने सुंदरी को बचाने के लिए नायक वाला तरीका अपनाया। लेकिन अब लगता है कि वो तरीका काम नहीं कर रहा है। हम पहले अर्णव से छुटकारा पा सकते हैं और फिर धीरे धीरे सानवी के करीब पहुंचने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। उसने अपना फोन रख दिया, मेज पर लाल बटन दबाया, दरवाजा खोला और अंदर से बाहर चला गया। कप्तान, क्या मामला सुलझ गया? हाँ, इलेश आहूजा ने सिर हिलाया और फिर कहा, एक टीम बनाओ और सभी लोगों को इकट्ठा करो। अब चलो उन्हें गिरफ्तार करते हैं। किसी को गिरफ्तार करो। क्या कप्तान उस छोटे डॉक्टर से निपटेगा? बिदुर के चेहरे पर उत्साह की एक झलक दिखाई दी। कल रात अर्णव ने उन्हें बुरी तरह अपमानित किया था। उसे भी लगा कि उसका चेहरा मुरझा गया है और वो अर्णव को तुरंत पकड़कर उससे निपटना चाहता था। इलेश आहूजा ने कहा, हां, हम ऐसे ही अपनी इज्जत नहीं गंवा सकते। हां कप्तान। बिदुर उत्साह से सहमत हुए, मुड़े और व्यवस्था करने के लिए बाहर चले गए। रॉयल माउंटेन के विला नंबर 1 में अर्णव ने विशाल बिस्तर पर ग्रीष्मा के पागलपन को पूरी तरह से महसूस किया। जब वे दोनों पहले द्विसाधना का अभ्यास करते थे तो वे चोटों का इलाज कर रहे थे और यह पहली बार था, इसलिए वे अपेक्षाकृत संयमित थे। लेकिन अब स्थिति अलग थी। उसे पूरी तरह से एहसास हो गया था कि ग्रीष्मा, एक लड़की, न केवल चरित्र के मामले में बल्कि अन्य पहलुओं में भी अपने नाम के अनुरूप है। वो किसी भी तरीके को आजमाने की हिम्मत रखती थी और उसके कार्य भी उग्र थे। शुक्र है कि वो प्राचीन चिकित्सा का उत्तराधिकारी है और उसका शरीर मजबूत है, वरना वह इसे सहन नहीं कर पाता। बादल छंटने और बारिश रुकने से पहले दोनों 3-4 घंटे तक जूझते रहे। डार्लिंग, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। ग्रीष्मा धवन अर्णव के ऊपर झुकी, हाथ बढ़ाया और उसके गाल थपथपाया। क्या तुम हमारे चौहान मंडप में शामिल होने में रुचि रखते हो? तुम्हारी क्षमता के साथ मैं गारंटी देता हूं कि चौहान मंडप में प्रवेश करने के बाद तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। अर्णव को एक महिला द्वारा दबाए जाने से अच्छा नहीं लगा। वो पलटकर दोनों हाथ से कुछ दबाते हुए फिर से पहल करते हुए मजाक में बोला, तुम किस तरह की क्षमता की बात कर रहे हो? ग्रीष्मा धवन ने मनमोहक आंखों से कहा, जाहिर है ये सब जरूरी है। चाहे तुम कितने भी काबिल क्यों न हो, तुम्हें मेरे बिस्तर से उठना ही होगा, वरना तुम अपने हाथ पैरों से कुछ नहीं कर पाओगे। अर्णव मुस्कुराया और बोला, छोड़ो भी, मैं अपना छोटा डॉक्टर बनकर रहूंगा। ग्रीष्मा धवन ने कहा, सच में इसके बारे नहीं सोच रहे हो? तुम्हें तो पता ही होगा कि चौहान मंडप में शामिल होना अनगिनत लोगों का सपना होता है। अर्णव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मेरा सपना एक अच्छा डॉक्टर बनना है। मुझे किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर, जब भी तुम अपना मन बदलो और मेरे पास वापस आओ, चौहान मंडप का दरवाजा
तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा, ग्रीष्मा धवन ने कहा और उसके गाल पर चुंबन किया, फिर उठकर बाथरूम में चली गई। अर्णव ने अभी अपने कपड़े पहने ही थे कि उसने दूर से विला क्षेत्र की मुख्य दरवाजे के बाहर से एक धमाके की आवाज सुनी। विला का दरवाजा लात मारकर खुला गया। इलेश आहूजा उग्र तरीके से 1 दर्जन लोगों और 4 कारों को रॉयल विला तक ले गए। ये जगह मूल रूप से भाटिया परिवार की संपत्ति थी। जब कोई अंदर घुसता तो सुरक्षा गार्ड तुरंत उसे रोक देगा। तुम कौन हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सुरक्षा कप्तान ने गुस्से से कहा। बिदुर ने कार की खिड़की नीचे की, तिरस्कार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाकर एक छोटी लाल नोटबुक निकाली। बेटे, इस पर नजर रखना, सीक्रेट सर्विस काम कर रही है। अच्छा। सिक्योरिटी कप्तान सीक्रेट सर्विस का आईडी कार्ड देखकर चौंक गया और जल्दी से एक तरफ हट गया। भाटिया परिवार ने एक बार खास तौर पर कहा था कि यह सीक्रेट सर्विस विशेष विभाग पुलिस स्टेशन से भी ज्यादा डरावना है और इसे उकसाए नहीं जाना चाहिए। हालांकि वो और भी ज्यादा सतर्क था और इन लोगों के ठिकाने की गुप्त रूप से जांच करने के लिए निगरानी कक्ष में गया। जब उसने देखा कि सीक्रेट सर्विस के लोग सीधे रॉयल विला क्षेत्र के विला नंबर 1 में चले गए हैं, तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और हिरव भाटिया को फोन किया। इलेश आहूजा लोगों को विला नंबर 1 की ओर ले गया। बिदुर ने कहा, कैप्टन, क्या हमें दरवाजा खटखटाना चाहिए? दरवाजे खटखटाना? हम यहां लोगों को गिरफ्तार करने आए हैं, मुलाकात करने नहीं। उसने हाथ हिलाकर कहा, दरवाजा तोड़ दो। आदेश मिलते ही 7-8 एजेंट दौड़कर आए और दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही वे आंगन में घुसे, अर्णव विला से बाहर निकला, सामने खड़े लोगों को देखा और भौहें चढ़ाकर बोला, इलेश आहूजा, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? बेशक मैं यहां किसी को गिरफ्तार करने आई हूं। इलेश आहूजा ने अपने पीछे खड़े व्यक्ति की ओर हाथ हिलाकर कहा, इस बच्चे को पकड़ो। जरा रुको, अर्णव ने कहा, अगर तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो कोई वजह तो होगी ही, है ना? इलेश आहूजा ने गर्व से कहा, मैं जिसे चाहूं गिरफ्तार कर सकता हूं, किसी वजह की जरूरत नहीं है। अर्णव के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, लगता है तुम तर्क करने को तैयार नहीं हो। तर्क? तर्क क्या है? इलेश आहूजा ने अहंकार से कहा, मैं सच हूं। मैं हमेशा ताकत पर भरोसा करता हूं। सिर्फ मूर्ख ही तर्क कर सकते हैं। तुम जैसे आम लोगों को अपनी पूंछ दबाकर ईमानदारी से जिंदगी जीनी चाहिए। तुम जैसे लापरवाह आदमी मुझसे एक औरत चुराने की हिम्मत कर रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम इसकी कीमत चुकाओ। ये मत सोचो कि कुछ हुनर होना कोई बड़ी बात है। हम जैसे लोगों के सामने तुम्हारा हुनर कुछ भी नहीं है। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, क्या तुम बंदूक से बेहतर हो सकते हो? बोलने के बाद वो फिर चिल्लाया, उसे गिरफ्तार कर लो। अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। उसके लोगों ने तुरंत अपने हथियार उठाए और उन सभी को अर्णव पर तान दिया। बिदुर गर्व से भरा हुआ लग रहा था। अपने हाथ में एक हथकड़ी लिए और एक अन्य एजेंट के साथ अर्णव की ओर बढ़ रहा था। बेटे, क्या तुम देख रहे हो कि मेरे बॉस कितनी शक्तिशाली हैं? लेकिन कुछ कहने में बहुत देर हो चुकी है। बिदुर ने अपने हाथों की हथकड़ियां उठाकर अर्णव के हाथों की ओर बढ़ाते हुए कहा। इलेश आहूजा पास ही खड़ा था। उसे बहुत गर्व हो रहा था। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास अच्छे कौशल हैं, शक्ति और हथियारों के सामने तुम्हारे पास प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं है? कमीनो, देखते हैं तुम में से कौन मेरे आदमी को छूने की हिम्मत करता है। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और ग्रीष्मा धवन की आकृति अचानक रात में प्रकट हुई। इससे पहले कि बिदुर समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसे थप्पड़ जड़ दिया गया और वो उड़ गया। आसपास खड़े एजेंटों के हावभाव एकदम बदल गए। वे हमेशा से अपनी हैसियत को दूसरों से श्रेष्ठ मानते आए थे। अचानक किसी ने खुलकर उनका सामना करने की हिम्मत की। सबने अपनी बंदूकें निकाली और सीमा धवन की ओर तान दी। ओह, कुछ टिड्डे बंदूकें उठा रहे हैं। मैं देखता हूं कि तुम में से किसकी गोली चलाने की हिम्मत है। ग्रीष्मा धवन जोर से चिल्लाई, हाथ उठाया और एक छोटी सी काली किताब निकाली जिस पर एक पत्थर और उसके ऊपर एक सुनहरा मुकुट बने हुए थे और उसके नीचे 3 अक्षर चौहान मंडप लिखे थे। आसपास के लोग चौंक गए और जल्दी से अपनी बंदूकें रख दी। विशेष विभाग के लोग होने के नाते उनके लिए यह न जानना असंभव था कि चौहान मंडप कैसा अस्तित्व है और ये उनके विशेष खुफिया ब्यूरो से कमतर नहीं था। इस समय इलेश आहूजा ने भी ग्रीष्मा धवन को पहचान लिया। आखिरकार ग्रीष्मा धवन ने बाद में दाढ़ी बढ़ाई थी और वे एक दूसरे को पहले से जानते थे। इस लड़की के अब की रूपरंग ने उसके हावभाव को पूरी तरह बदल दिया।
ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि ग्रीष्मा धवन चौहान मंडप की एक प्रमुख सदस्य थी और उनका दर्जा उनसे कहीं ऊंचा था। धवन परिवार की सबसे बड़ी महिला होने के कारण वो उनसे मुकाबला करने में असमर्थ थे। आपको पता ही होगा कि धवन परिवार राजधानी का एक उच्च वर्गीय परिवार है और उसका स्वामी गौरव भी उसे नाराज नहीं कर सकता। एक और बात यह है कि मिस ग्रीष्मा न केवल कुलीन है बल्कि उनसे कहीं ज्यादा कुशल भी है। कहा जाता है कि उन्होंने हाल ही में आध्यात्मिक स्तर में पहुंची है। सबसे खास बात यह है कि ग्रीष्मा धवन नाम की सबसे बड़ी महिला सचमुच एक शेरनी है। अगर उसे सचमुच गुस्सा आ जाए तो वो कोई भी कदम उठाते समय उसके परिणामों के बारे में कभी नहीं सोची, लेकिन वो भी बहुत उलझन में था। हमारे धावन परिवार की सबसे बड़ी बेटी अचानक अर्णव के घर आ गई। उसके बाल गीले थे, मानो उसने अभी अभी नहाकर आई हो। और तो और उसने अभी अभी कहा कि अर्णव उसका आदमी है। क्या उन दोनों के बीच ऐसा कोई खास रिश्ता है? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ग्रीष्मा धवन ने भी उसे देख लिया और जोर से चिल्लाई, इलेश आहूजा, क्या तुम इन लोगों को लाए हो? उफ, ये मिस ग्रीष्मा है। शुरू में इलेश आहूजा ने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बोलते ही ग्रीष्मा धवन ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। साले, पागल हो क्या? मेरी ग्रीष्मा धवन के आदमी को गिरफ्तार करने की भी हिम्मत है? पिटाई के बाद इलेश आहूजा गुस्से से भर गया, लेकिन उसे बाहर निकालने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार उसकी पहचान, हैसियत या संस्कार चाहे जो भी हो, वो सामने वाली औरत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। मिस ग्रीष्मा, नाराज मत हो, मुझे सच में नहीं पता था। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, ग्रीष्मा धवन ने उसे फिर से थप्पड़ मारा, इस बार जोर से, जिससे वो गोल गोल घूम गया। क्या वजह न जानना? इलेश आहूजा इतने दुखी हुए कि बिना कुछ कहे ही उनके मुंह पर 2 थप्पड़ पड़ गए। ये बाघिन बहुत बदमाश थी। मिस ग्रीष्मा, ज्यादा आगे मत बढ़ो, मैं सीक्रेट सर्विस से हूं। तो क्या सीक्रेट सर्विस वाले महान हैं? अगर उन्होंने न कहा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जब उन्होंने कहा तो ग्रीष्मा धवन तुरंत क्रोधित हो गई और अपने बड़े मुंह से उनके मुंह पर एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिए। इलेश आहूजा ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नेश्वर स्तर के मध्य चरण पर ही थे। ग्रीष्मा धवन, जो अध्यात्म स्तर के मध्य चरण पर थी, की तुलना में वो बहुत पीछे थे। दोनों की तुलना करने पर यह एक बच्चे का किसी बड़े का सामना करने जैसा था। प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। बड़े मुंह वाले को बिना किसी असफलता के थप्पड़ पड़ गए। पास ही मौजूद स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने अपने कैप्टन को पिटते देखा, लेकिन उन्हें जाने देने की हिम्मत नहीं हुई। बिदुर भी, वो बस बगल से देखता रह गया और कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सीक्रेट सर्विस का सबसे जरूरी काम है खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। उसके लिए यह जानना नामुमकिन है कि उसके सामने मिस ग्रीष्मा कौन है। यहां तक कि कैप्टन को भी पीट पीट कर फुला दिया गया। हालांकि सैद्धांतिक रूप से सीक्रेट सर्विस और चौहान भवन दोनों ही विशेष विभाग हैं और उनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति की पहचान पर भी निर्भर करता है। उनके जैसे निम्न स्तरीय एजेंट दूसरों से बात करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं होते। अगर कोई और होता तो वो शायद दोनों विभागों के बीच के रिश्ते पर विचार करता, लेकिन उसके सामने खड़ी महिला सचमुच एक शेरनी थी और अगर कोई उससे असहमत होता तो वो उसे पीट देती। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति का दर्जा विशेष है, चाहे पिटाई व्यर्थ हो या न हो। जल्द ही इलेश आहूजा के मुंह पर दर्जनों थप्पड़ पड़ गए, उसके गाल सूज गए और उसकी आंखों के सामने छोटे छोटे तारे चमकने लगे। ग्रीष्मा धवन का गुस्सा शांत हो गया, इसलिए वो रुकी और बोली, बताओ, तुम्हें मेरे आदमी को गिरफ्तार करने के लिए किसने कहा था? इलेश आहूजा को इतनी पिटाई की गई थी कि वो सिर हिलाकर उठने की कोशिश कर रहा था। पीट जाने के बाद वो और भी गुस्से में था और गुस्से से बोला, ग्रीष्मा धवन, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और तुमने हमारे विशेष खुफिया ब्यूरो के मामले को निपटाने में भी दखलंदाजी की है। अर्णव तो एक साधारण सा डॉक्टर है, अगर हम उसे गिरफ्तार करना चाहें तो क्या होगा? क्या हमें अभी तुम्हारे चौहान मंडप में रिपोर्ट करना होगा? साधारण इंसान, तुम्हें ऐसा बोलने की हिम्मत किसने दी? ग्रीष्मा धवन जोर से चिल्लाया, मत कहो कि वो डॉक्टर है, चाहे वो भिखारी ही क्यों न हो, जब तक कि जिस आदमी को मैं, ग्रीष्मा धवन, पसंद करती हूं वो कोई साधारण इंसान नहीं है और तुम जैसे घटिया इंसान भी उसे छू नहीं सकते। तुम, इलेश आहूजा थोड़ा संभले और दूसरे पक्ष की पहचान के बारे में सोचते ही उनके चेहरे पर भाव जम गए। ग्रीष्मा धवन, मैं आपको बता दूं, इस कार्रवाई को मेरे स्वामी ने मंजूरी दी थी और कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ वाली महिला बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए वो अपने स्वामी को वहां से हटा ही सकता था। वो बूढ़ा गौरांग, उसे अभी बुलाओ
और मैं देखता हूं कि वो क्या कहता है। ये इलेश आहूजा एक पल के लिए हिचकिचाए और आखिरकार फोन मिलाया, इस उम्मीद में कि ये महिला स्वामी को कुछ सम्मान दे सकेगी, वरना दिन सचमुच खत्म ही नहीं होता। जैसे ही फोन लगा, उसके कुछ बोलने से पहले ही ग्रीष्मा धवन ने फोन छीन लिया और फोन पर चिल्लाए, बूढ़े गौरांग, मैं हूं ग्रीष्मा धवन। गौरांग ने शुरू में सोचा था कि इलेश आहूजा ने उसे युद्ध के नतीजे बताने के लिए बुलाया है। ग्रीष्मा धवन का नाम सुनकर वो थोड़ा चौंका और फिर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, मिस ग्रीष्मा, आप ही क्यों? हालांकि वो राजगढ़ प्रांत में सीक्रेट सर्विस का प्रभारी है और सीक्रेट सर्विस में उसका मजबूत समर्थन है, फिर भी वो ग्रीष्मा धवन से तुलना करने में असमर्थ है। यानी वो इस महिला को भी नाराज नहीं कर सकता। तुम बूढ़े, अर्णव मेरे ग्रीष्मा धवन का आदमी है और असल में तुम्हारा नासम शागिर्द उसे गिरफ्तार करने के लिए लोगों को लाया था। तुम्हें मुझे इस मामले में स्पष्टीकरण देना होगा। गौरंग का सामना करने के बावजूद ग्रीष्मा धवन की गति में कोई संयम नहीं दिखा। मिस ग्रीष्मा, यहां जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हमें नहीं पता था कि अर्णव तुम्हारा रिश्तेदार है। अब मैं इलेश आहूजा से तुम्हें स्पष्टीकरण देने के लिए कहूंगा। शक्तिशाली ग्रीष्मा धवन का सामना करते हुए, हालांकि गौरवांग घमंडी और अहंकारी था, फिर भी अंत में वो सिर झुकाने का ही विकल्प चुन सकता था। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी का इतिहास बहुत शक्तिशाली था। ग्रीष्मा धवन ने हाथ उठाया और फोन वापस फेंक दिया। इलेश आहूजा ने फोन लिया और गौरांग को यह कहते सुना, हम इस महिला को नाराज नहीं कर सकते। आइए धैर्य रखें और मामले को अच्छी तरह से संभालें। हम उस बच्चे के बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहकर उसने वही फोन रख दिया। इलेश आहूजा ने दिल में ठंडक महसूस करते हुए फोन रख दिया। गौरांग ने उसे सहने के लिए भी कहा, लेकिन वो क्या कर सकता था? ग्रीष्मा धवन ने उसकी ओर देखा और कहा, कैसा है? अब आपको और क्या कहना है? इलेश आहूजा ने अपने सूखे होंठ चाटे और अजीब तरह से कहा, मिस ग्रीष्मा, मुझे सचमुच माफ करना। इस बार मैं गलत था। मैंने स्थिति की ठीक से जांच नहीं की। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर अर्णव आपके बॉयफ्रेंड हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूं। यह कहते हुए उन्होंने बिदुर को घूर कर देखा और उस पर अर्णव की पृष्ठभूमि का पता न लगाने का आरोप लगाया। दरअसल बिदुर पर भी बेवजह आरोप लगाया गया था। अर्णव के ग्रीष्मा धवन से मिलने से लेकर उसके साथ सोने तक का कुल समय 10 घंटे से भी कम था। अगर बिदुर बेहद सक्षम भी होता तो भी उसके लिए यह पता लगाना नामुमकिन होता। ग्रीष्मा धवन ने कहा, मुझसे माफी मांगना बेकार है। तुमने मुझे नाराज नहीं किया। मेरे आदमी से माफी मांग लो। इलेश बहुत चालाक है। अब जब उसने सिर झुकाने का फैसला कर लिया है तो अब कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। उसने अर्णव को प्रणाम किया। मुझे माफ करना मिस्टर अर्णव, इस बार मैं गलत था। मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी सानवी के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। उस आदमी ने कहा कि वो विनम्र बन रहा था, लेकिन असल में उसने अर्णव को धोखा दिया और अपनी माफी में सानवी वाली घटना का जिक्र कर दिया। उसकी राय में ग्रीष्मा धवन बार बार यही कहती रही कि अर्णव ही उसका आदमी है। अगर उसे पता चलता कि अर्णव 2 अलग अलग परिस्थितियों में है तो वो शायद तुरंत पागल हो जाती। अर्णव भी चौंक गया और उसके शरीर की सारी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गई, इस डर से कि ये औरत सानवी के बारे में सुनते ही तुरंत भड़क जाएगी। बिदुर ने मन ही मन अपने कप्तान की अच्छी रणनीति की तारीफ की। अर्णव वो आदमी अब ये बोझ बिल्कुल नहीं उठा पाएगा। वो तो तमाशा देखने को भी तैयार था। लेकिन सबकी उम्मीदों से परे ग्रीष्मा धवन ने सानवी 3 शब्द सुनने के बाद बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। यह स्थिति देखकर इलेश आहूजा निराश हो गए और बेबसी से बस इतना ही कह पाए, मिस ग्रीष्मा, मिस्टर अर्णव, अगर कुछ नहीं हुआ तो चलिए पहले चलते हैं। ये कहकर वो लोगों को ले जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि इस बार वो पूरी तरह से शर्मिंदा थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। जरा रुकिए। अर्णव ने इलेश आहूजा को रोका। किसने कहा कि तुम्हें जाने दिया गया? इलेश आहूजा ने शांति से कहा, मिस्टर अर्णव, मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं। क्या सिर्फ माफी मांगना उपयोगी है? अगर माफी मांगना उपयोगी है तो? यह कहकर उसने आने वाले कई आदमियों को पटक दिया। तुम अपनी मर्जी से आते जाते हो और तुमने मेरा दरवाजा भी तोड़ दिया। तुम्हें मुझे बयान देने की क्या जरूरत है? तुम अपने कई आदमियों को पिटता देखकर इलेश आहूजा इतना क्रोधित हुआ कि वो अर्णव को सीधे मार डालने का आदेश देना चाहता था। लेकिन बगल में उत्सुकता से देख रहे ग्रीष्मा धवन को देखकर उसने आखिरकार ये सहन कर लिया। क्या ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है? मैं इसका खर्चा उठा दूंगा। बताओ, इसकी कीमत कितनी है? लोगों को छत के नीचे सिर झुकाना पड़ा
और इलेश आहूजा ने आखिरकार पैसा गंवाना ही बेहतर समझा। सही कहा, अर्णव मजाक में मुस्कुराया। मेरे दरवाजे को लगवाने में 10 लाख लगे। आप 1 करोड़ दे सकते हैं क्या? आपने मुझसे अपने 10 लाख के दरवाजे के लिए 1 करोड़ मांगे। क्या ये अब भी वाजिब है? इलेश आहूजा उछल पड़ा। हालांकि आहूजा परिवार अमीर था, ज्यादा नहीं था। अर्णव थोड़ा मुस्कुराया। क्या कैप्टन इलेश ने अभी नहीं कहा था कि ताकत ही सच्चाई है और सिर्फ मूर्ख ही तर्क कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, तो अब मैं ही सच्चाई हूं। 1 करोड़ से 1 पैसा भी कम नहीं चलेगा। तुम। इलेश आहूजा इतना गुस्से में था कि उसने अभी जो कहा था वो बिल्कुल वही था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही ये बात उस पर फिर से आ गिरेगी। बचपन से लेकर अब तक उसे इस तरह से कभी परेशान नहीं किया गया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, ग्रीष्मा धवन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम देना चाहते हो या नहीं? मैं देता हूं। सामने खड़ी महिला का सामना करते हुए इलेश आहूजा ने आखिरकार हार मान ली। अगर उसे पैसे नहीं गवाता तो वो सोच भी नहीं सकता था कि ये बाघिन क्या करेगी, और शायद उसकी खेती भी बर्बाद कर दे। उसने अपनी चेकबुक निकाली, 1 करोड़ का चेक लिखा और उसे अर्णव को थमा दिया, और फिर अपने आदमियों के साथ बेइज्जत होकर चला गया। जब वो पहली बार आया तो वो ऊर्जा और सुंदरता से भरपूर था, लेकिन पलक झपकते ही उसे स्वर के सिर की तरह पीटा गया और वो शर्मिंदगी की हालत में रह गया। वो अभी सीक्रेट सर्विस के लोगों के साथ बाहर निकला ही था कि 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आकर खड़ी हो गई, जिनमें भाटिया परिवार के मुखिया ऋषिकेश भाटिया और हिरव भाटिया सवार थे। सुरक्षा कप्तान से रिपोर्ट मिलने के बाद भाटिया परिवार और उनका बेटा तुरंत लोगों के साथ वहां पहुंचे। अगर अर्णव को कुछ हो गया तो भाटिया परिवार को हर हाल में मदद करनी होगी। हालांकि सीक्रेट सर्विस के लोगों का सामना करते समय उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि सामने वाला पक्ष भाटिया परिवार को कुछ सम्मान दे सके। लेकिन उन्हें हैरानी इस बात की हुई कि जब वे पहुंचे तो इलेश आहूजा दूसरों के साथ जा चुका था और उसका सिर सुअर के सिर जैसा था, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे बुरी तरह पीटा गया हो। राजगढ़ शहर में सीक्रेट सर्विस के किसी व्यक्ति पर हमला करने और कप्तान को इस तरह पीटने की हिम्मत कौन कर सकता है? वे संदेह से भरे नंबर 1 विला में दाखिल हुए। कार से बाहर निकलने पर उन्होंने ग्रीष्मा धवन को देखा। ऋषिकेश भाटिया खुद को रोक नहीं पाए और बोले, मिस ग्रीष्मा, तुम यहां क्यों हो? एक बार राजधानी में एक कॉकटेल पार्टी में ग्रीष्मा धवन से परिवार के पिता पुत्र की मुलाकात हुई और उन्होंने पहचान लिया कि ये धवन परिवार की सबसे बड़ी महिला है। साथ ही उन्हें यह भी समझ आ गया कि इलेश आहूजा इतनी दुखी क्यों है। जरूर ये सबसे बड़ी महिला ने ही किया होगा। बस उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अर्णव इस युवती के साथ फिर कब उलझ गया। ग्रीष्मा धवन ने कहा, यह मेरे आदमी का घर है, क्या मेरा यहां रहना सामान्य बात नहीं है? भाटिया परिवार के पिता और पुत्र दोनों हैरान थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि अर्णव कब धवन परिवार का दामाद बन गया। आपको पता ही होगा कि धवन परिवार शाही राजधानी का एक उच्च वर्गीय परिवार है, जो भारत पर राज करने वाला एक विशालकाय परिवार है। भाटिया परिवार का प्रभाव केवल राजगढ़ शहर तक ही सीमित था, जो तुलनात्मक रूप से उल्लेखनीय नहीं था। इस वजह से उन्होंने अर्णव पर एक और नजर डाली। हिरव भाटिया ने कहा, मिस्टर अर्णव, मैंने अभी अभी सुरक्षा गार्ड से सुना है कि सीक्रेट सर्विस के लोग आपको परेशान करने आए हैं। क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं। हिरव भाटिया ने टूटे हुए दरवाजे की ओर देखा और कहा, मैं अभी किसी को इसकी जगह नया दरवाजा लगवाने का इंतजाम करता हूं। अर्णव ने कहा, तो मैं भाई हिरव को परेशान करूंगा। जिया ने उन दोनों लोगों से कहा, मिस ग्रीष्मा, छोटे भाई अर्णव, चूंकि सब कुछ ठीक है इसलिए हम पिता और पुत्र पहले वापस जाएंगे। वो एक बूढ़ा आदमी था और यहां बिजली के बल्ब की तरह नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो तुरंत अपने लोगों के साथ विला नंबर 1 से चला गया। दोनों लोगों के जाने के तुरंत बाद ग्रीष्मा धवन ने पूछा, शर्मा परिवार की सबसे बड़ी महिला के साथ आपका क्या रिश्ता है? उफ, ये। अर्णव को उम्मीद नहीं थी कि वो इस समय मुसीबत मोल लेगी और उसने कहा, सानवी मेरी गर्लफ्रेंड है। ये कहते ही वो तुरंत पूरी तरह सतर्क हो गया। उसे डर था कि कहीं वो महिला तुरंत गुस्से में ना आ जाए और बिस्तर पर एक और राउंड ना लगा दे। अप्रत्याशित रूप से ग्रीष्मा धवन बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखी। इसके बजाय उन्होंने हाथ बढ़ाकर उनके गाल थपथपाए और कहा, बुरा नहीं है, शर्मा परिवार की सबसे बड़ी महिला को भी तुम झांसे में ले सकती हो। लगता है मैंने सही इंसान को चुना है। अर्णव ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम नाराज नहीं हो? गुस्सा? मैं क्यों नाराज हूं? इसमें नाराज होने वाली क्या बात है?
ग्रीष्मा धवन ने कहा, कोई लड़की तुम्हें चाहती है मतलब तुम काबिल हो। क्या मुझे कोई बेकार इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पीछे कोई भी पागल नहीं है? अगर जिस आदमी को मैं पसंद करती हूं उसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो अगर बात फैल गई तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। तुम्हारी जितनी ज्यादा मिस सानवी जितना खूबसूरत गर्लफ्रेंड होंगी, मैं ग्रीष्मा धवन उतनी ही ज्यादा गर्व महसूस करूंगी। तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने में फूल छूट है, बस वे सब एक से बढ़कर एक सुंदरी होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अर्णव सचमुच इस औरत का सिर फोड़कर देखना चाहता था। अंदर क्या है, लेकिन इसे एक अच्छी बात माना जा सकता है। काश जस्मीन और बाकी लोग इस तरह सोच पाते तो उन्हें ग्रीष्मा धवन में एक फायदा नजर आता। उसने फिर पूछा, क्या धवन परिवार राजधानी में मशहूर है? ग्रीष्मा धवन ने कहा, बेशक, मेरा परिवार राजधानी में एक उच्च श्रेणी का परिवार है और पूरे भारत में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। वरना आपको क्या लगता है कि इलेश आहूजा मुझे पोते की तरह क्यों देखता? आखिरकार वे गुरु और शिष्य हमारे धवन परिवार से डरते हैं, मुझसे नहीं। अर्णव ने अलग ढंग से कहा, अगर ऐसा है तो आप यांग गुण तकनीक का अभ्यास क्यों करते हैं? आमतौर पर अपने धवन परिवार की ताकत से आपको अपने लिए तकनीकों का एक अच्छा सेट मिल जाना चाहिए। ग्रीष्मा धवन ने कहा, आपको ये नहीं पता, हमारे परिवार में कई योद्धा हैं और कई गुरु हैं। ये अफसोस की बात है कि मेरे दादाजी बहुत पारंपरिक हैं और सोचते हैं कि लड़कियों को ये चीजें नहीं सीखनी चाहिए। उन्होंने मुझे जो नाम दिए हैं वे सभी साहित्यिक हैं। इसके अलावा बचपन से ही मेरा स्वभाव लड़कों जैसा रहा है और मेरे परिवार को चिंता थी कि मैं भविष्य में इतनी जंगली हो जाऊंगी कि शादी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से मना कर दिया और स्वाभाविक रूप से वे मुझे कोई मार्शल आर्ट नहीं सिखाएं। लेकिन वे मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं खुद भी अभ्यास कर सकती हूं और चौहान मंडप में शामिल हो सकती हूं। बाद में मैंने गलती से पाषाण हृदय सूत्र का अभ्यास किया और मेरी ये हालत हो गई। हालांकि मैंने इसे गुप्त रूप से छिपा लिया था और दादाजी और बाकी लोगों को पता नहीं चला। अर्णव मुस्कुराए और बोले, दरअसल तुम्हारे दादाजी और बाकी लोगों का चिंतित होना जायज है। तुम्हारे जैसे जंगली लड़की के लिए शादी करना वाकई मुश्किल है। तो क्या तुम भी मुझे नियंत्रित करना चाहती हो? ग्रीष्मा धवन ने दबंगई से कहा, इसे भूल जाओ, मैं ग्रीष्मा धावन हूं। कोई मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। हालांकि मैं तुम्हारे आगे शर्माऊंगी, जिसे कि थोड़ी देर पहले शर्माई थी, लेकिन तुम मुझे ज्यादा नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसे भी चिंता मत करो, अब तुम मेरे आदमी हो। मैं तुम्हारी कुछ बातें जरूर मानूंगी। अरे नहीं, सिर्फ अपना आदमी कहना काफी नहीं है, मुझे इस पर मुहर लगानी होगी। यह कहकर उसने अर्णव का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई पर जोर से काट लिया। यह काटना काफी जोरदार था, जिससे दांतों के 2 गहरे निशान पड़ गए। आह! अर्णव अचानक चौंक गया और दर्द से चीख उठा। तुम अभी किसी को क्यों काट रहे हो? क्या तुम कुत्ते हो? तुम ग्लत हो माय डियर, मैं एक बाघिन हूं। ग्रीष्मा धवन मुस्कुराई और बोली, मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती। मुझे तुरंत राजधानी के चौहान मंडप लौटना है। जब मेरे पास समय होगा मैं तुम्हारे पास दोहरी साधना के लिए आऊंगी। यह कहकर उसने अर्णव को गले लगाया और उसे जोर से चूमा, फिर मुड़कर विला से चली गई और जल्दी से नजरों से ओझल हो गई। अर्णव ने अपने हाथ पर लगी मुहर को देखा और बेबसी से मुस्कुराया। ये औरत वाकई बहुत खास है। एक लंबी रात के बाद वो सचमुच थोड़ा थका हुआ था, इसलिए वो सोने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। शाम हो चुकी थी जब उसकी आंखें खुली। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और 2 मिस्ड कॉल देखी, एक सानवी की और एक बिसाल की। इससे पहले कि वो वापस कॉल कर पाता, सानवी ने फिर से कॉल किया। कॉल कनेक्ट होने के बाद सानवी ने पूछा, अर्णव, तुम क्या कर रहे हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे? कुछ नहीं, मैं बस सो रही थी और फोन म्यूट था। सानवी ने कहा, तुम इस समय क्यों सो रहे हो? मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है और मैं चिंता कर रही थी। उफ, मैं कल रात बहुत देर से वापस आया था और मुझे थोड़ी अनिद्रा थी। मैं आज दिन में बस थोड़ी देर सो गया था। अर्णव ने झूठ बोला। यह कहना मुश्किल था कि वो और ग्रीष्मा धवन कल रात साथ में अभ्यास में व्यस्त थे। उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, कैसे हो? कल जो हुआ उससे तुम्हें डर तो नहीं लगा, है ना? कोई बात नहीं, जब तक तुम यहां हो मुझे डर नहीं लग रहा। हालांकि फोन ने उन्हें अलग कर दिया था, फिर भी सानवी के गाल लाल थे। उसने आगे कहा, अर्णव, मेरी सबसे अच्छी दोस्त सुप्रिया मुझे कल अपने बॉयफ्रेंड का खेल देखने के लिए बुला रही है। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? हाँ, चलते हैं। अर्णव को नहीं पता था कि पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड के पास डार्क नेटवर्क हटाने का कोई काम है भी या नहीं। वो सानवी की सुरक्षा को लेकर चिंतित था।
इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उसके पीछे जाना चाहता था। उसने फिर पूछा, कौन सा खेल है? सानवी ने कहा, सुप्रिया का बॉयफ्रेंड एक अफ्रीकी बॉक्सर है। मैंने सुना है कि कल सुबह एक चैलेंज मैच होगा। मुझे पूरी जानकारी नहीं है। सुप्रिया अपने बॉयफ्रेंड को बहुत महत्व देती है और चाहती है कि हम उसका साथ दें और देखें कि उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। अर्णव को कोई परवाह नहीं थी और उसने कहा, जगह कहाँ है? मैं कल तुम्हें ले जाऊंगा और हम साथ में वहां जा सकते हैं। सुप्रिया ने बताया कि ये राजगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के मार्शल आर्ट हॉल में है। ये यूनिवर्सिटी में क्यों है? अर्णव थोड़ा स्तब्ध रह गया। वो राजगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक बाहरी अपने ही स्कूल में खेल खेलने क्यों जाएगा। सानवी ने कहा, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। खैर, चलो कल जाकर उनका साथ देते हैं। ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें ले जाऊंगा। दोनों ने अपॉइंटमेंट लिया और फोन रख दिया। जैसे ही अर्णव ने अपना फोन रखा, विशाल ने फिर फोन किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, मुझे दूसरी तरफ से एक तेज आवाज सुनाई दी, अर्णव, कहाँ हो? अर्णव को उसकी आवाज में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने कहा, क्या हुआ मेरे भाई? क्या हुआ? मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। मैं अभी तुम्हें ढूंढता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूं, अर्णव ने कहा और अपने घर की लोकेशन की जानकारी भेज दी। लगभग आधे घंटे बाद विशाल विला के दरवाजे पर आया। भाटिया परिवार वाकई बहुत कुशल है। जब अर्णव सो रहा था तभी उन्होंने दरवाजा बदल दिए थे। अर्णव बाहर आया और विशाल को देखकर चौंक गया। उसने देखा कि उसके भाई को पीटा गया था। उसकी नाक और चेहरे पर चोट के निशान थे और वो बहुत दुखी लग रहा था। विशाल ने विला की तरफ देखा और अर्णव को आश्चर्य से कहते हुए देखा, भाई, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। तुमने इसे कब खरीदा? चलो घर की बात नहीं करते, चलो तुम्हारे चेहरे की बात करते हैं। तुम्हारा पिटाई किसने की? ये कहते हुए उसने विशाल को विला हॉल में जाने दिया। जांच करने पर उसने पाया कि ये सिर्फ त्वचा की चोट थी, मांसपेशियों और हड्डियों में कोई चोट नहीं थी। इसलिए उसने चेहरे की चोटों के इलाज के लिए बनाई गई सुनहरी घाव की दवा निकाली। दूसरे भाई, बताओ, तुम्हें यह चेहरा कैसे मिला? विशाल ने कहा, जरा भी जिक्र मत करो। मैं कल रात अपने दोस्तों के साथ शराब पीने गया था। अर्णव मुस्कुराया और बोला, क्यों? जिस लड़की ने किसी और को छेड़ा था उसे पीटा गया? बकवास, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? विशाल ने कहानी सुनानी शुरू की। पता चला कि पिछली बार हुई घटना के बाद वो अर्णव के हुनर से बहुत जल रहा था। इसलिए उसने अकादमी के मार्शल आर्ट हॉल में दाखिला ले लिया और कुछ मूव्स सीखना चाहता था। हालांकि स्कूल में छुट्टियां हैं, मार्शल आर्ट जिम के निदेशक और उपनिदेशक अभी तक नहीं गए हैं। कई अन्य छात्रों के साथ मिलकर उन्होंने अगले सेमेस्टर के लिए कुछ पॉकेट मनी कमाने के लिए छात्रों की भर्ती के लिए कक्षाएं खोली हैं। विशाल का जिम के छात्रों के साथ बहुत अच्छा तालमेल था। कल अभ्यास के बाद वो दो अन्य लोगों के साथ बाहर खाना खाने गया। अचानक जब वो वापस आया तो उसकी मुलाकात दो अफ्रीकी लोगों से हुई जो नशे में थे और एक भारतीय लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे थे। उन्होंने उसे गले लगा लिया और जाने नहीं दिया। कुछ लोगों में न्याय की भावना प्रबल थी और वे उन्हें रोकने गए। हालांकि दोनों अफ्रीकी अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर थे और उन्होंने उन तीनों को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए कुछ लोगों ने कार्रवाई की। हालांकि उनके पक्ष में 3 लोग थे। वे सभी मार्शल आर्ट हॉल के नए छात्र थे। हालांकि एक और व्यक्ति था, लेकिन उनकी ताकत में ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों पक्ष जीत हार की स्थिति में लड़े। मुझे पहले लगा था कि मामला ऐसे ही निपट जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दोनों अफ्रीकी आज अपनी मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म के पते के हिसाब से अकादमी का मार्शल आर्ट हॉल ढूंढ लेंगे और उन्हें चुनौती देते हुए कहेंगे कि कल सुबह वे अपने साथ किसी को लाएंगे। अर्णव का चेहरा काला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये अफ्रीकी लोग भारत की धरती पर इतने बेकाबू हो जाएंगे। उन्होंने न सिर्फ लड़कियों को छेड़ा बल्कि बदला लेने की भी हिम्मत की। उसने पूछा, क्या तुम लोगों ने चुनौती स्वीकार की? हाँ, हमने की, विशाल ने कहा। वे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अर्णव ने सिर हिलाया और कहा, क्योंकि शाबाश, तुम लोगों ने अच्छा किया। विशाल ने कहा, हिम्मत तो ठीक है, लेकिन हमारे मार्शल आर्ट हॉल में सभी लोग हमारी अकादमी के छात्र हैं या सोसाइटी में नए छात्र हैं। मुझे हमेशा लगता है कि यह मामला थोड़ा अस्पष्ट है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूं। तुम कल हमारे लिए बैठो। अगर दूसरा पक्ष नए लोगों के साथ आएगा तो हम उन्हें तुरंत पिट देंगे। अगर विरोधी पक्ष के पास सचमुच कोई उस्ताद है तो समय आने पर तुम्हें कार्रवाई करनी होगी। तुम भारत को शर्मिंदा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, एक भारतीय होने के नाते अर्णव को ऐसा करना जरूरी था
और वो तुरंत मान गया। लेकिन फिर उसे सानवी के साथ अपनी सहमति याद आई और उसने पूछा, ये कब हो और कहाँ है? विशाल ने कहा, कल सुबह 10 बजे। ये हमारे कॉलेज के मार्शल आर्ट हॉल में होगी। अर्णव के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया और उसे अचानक समझ आ गया कि सुप्रिया का बॉयफ्रेंड असल में एक अफ्रीकी था जो भारत को चुनौती देना चाहता था। विशाल ने पूछा, क्या हुआ अर्णव, कोई समस्या है क्या? उस दिन वह यप्रीमियम बार में था, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा कि अर्णव ने सुरेश को एक ही मुक्के से हरा दिया और मुन्ना त्यागी के दर्जनों गुंडों को आसानी से हरा दिया। तो उसकी राय में जब तक अर्णव खेलेगा उसकी टीम अजय रहेगी। अर्णव ने दृढ़ता से कहा, कोई बात नहीं, मैं कल जरूर जाऊंगा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि सामने वाला सुप्रिया का बॉयफ्रेंड है या नहीं। जब तक वो भारत की शान को चुनौती देने की हिम्मत रखता है, वो सामने वाले को उसकी कीमत जरूर चुकाएगा। शाबाश अर्णव। इस समय विशाल के चेहरे की चोट लगभग ठीक हो चुकी थी। उसने अपने गाल को छुआ जो अब लाल और सूजा हुआ नहीं था। फिर से आईने में देखा और आश्चर्य से पूछा, अर्णव, हम भी प्राचीन चिकित्सा का अध्ययन कर रहे हैं, तुम इतने अच्छे क्यों हो? अर्णव ने कहा, तुम या तो सो रहे हो या कक्षा में छोटे वीडियो देख रहे हो। तुमने प्राचीन चिकित्सा कब सीखी? विशाल ने नखरे से मुस्कुराते हुए कहा, चलो इस बारे में बात नहीं करते। अर्णव, तुम कौशल में इतने अच्छे हो, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? अगली बार पिटाई से नाक और चेहरे पर चोट लगने से बचने के लिए और साधना के बारे में भी सीखा सकते हो। अर्णव ने कहा, यह आसान है जब तक तुम तैयार हो। वो शेखी नहीं बघा रहा था। अपनी वर्तमान साधना और चिकित्सा कौशल के साथ विशाल को योद्धाओं की श्रेणी में लाना मुश्किल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, विशाल ने उत्साहित होकर कहा, जब तक तुम मेरी ज्ञान सुधारने में मेरी मदद कर सको, मैं तुम्हें हमारे छात्रावास में दूसरे बच्चे की जगह देने को तैयार हूं। छोड़ो, तुम दूसरे बच्चे की जगह ले लो, मैं नहीं आ सकता। अर्णव ने कहा, पहले तुम कुछ बाहर से मंगवा लो, मैं बना दूंगा। रात के खाने के बाद मैं आपकी साधना को बेहतर बनाने में आपकी मदद करूंगा। यह कहकर वो घूमकर अपने द्वारा तैयार किए गए कीमिया कक्ष में गया और अस्थिशोधन की गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अब उसके पास भंडारण रिंग में बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री संग्रहित थी और उसने जल्दी से कीमिया के लिए अमृत इकट्ठा कर लिए। आधे घंटे बाद अमृत सफलतापूर्वक परिष्कृत हो गया। कुल 9 अस्थिशोधन अमृत परिष्कृत किए गए और एक छोटी जेड बोतल में डाल दिए गए। बाहर जाने के बाद विशाल ने पहले ही टेकवे की एक बड़ी मेज मंगवा ली थी जो सभी अर्णव के पसंदीदा व्यंजन थे। उसने चापलूसी करते हुए कहा, अर्णव, जल्दी करो और खाओ। एक बार जब तुम्हारा पेट भर जाए तो तुम मुझे मास्टर बनने में मदद कर सकते हो। दोनों ने एक सादा भोजन किया। अर्णव ने उसे पालथी मारकर बैठने को कहा और विरासत में मिली साधना की एक ऐसी जोड़ी चुनी जो उसके शारीरिक प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त थी। सबसे पहले उसने तकनीकी सावधानियों के बारे में बताया और फिर उसे एक मज्जा शोधन की गोली दी जिससे उसे अपने बाल काटने और मज्जा को साफ करने में मदद मिली। साथ ही उसकी साधना में भी सुधार हुआ। अगर आप सिर्फ मज्जा शोधन की गोली लेते हैं तो ये विशाल को न केवल उसकी शारीरिक स्थिति में सुधार करने में मदद कर सकती है, बल्कि अब एक रहस्यमय गुरु और एक महाचमत्कारी चिकित्सक अर्णव की मदद से बाल काटने और मज्जा को साफ करने के साथ साथ उसे एक योद्धा की नींव रखने में भी मदद मिली। लगभग 2 घंटे बाद विशाल ने अपने ऊर्जा कोश में ऊर्जा का संचार महसूस किया और ऊर्जा के मार्ग के अनुसार कार्य करने में सक्षम हो गया। साधना के संदर्भ में वो पहले ही नश्वर स्तर के योद्धाओं की श्रेणी में प्रवेश कर चुका है, लेकिन उसका वास्तविक युद्ध अनुभव और चालें बहुत पीछे और उसे अभी भी अभ्यास जारी रखना है। विशाल ने धीरे से अपनी आंखें खोली, ये महसूस करते हुए कि वो कितना शक्तिशाली था, और उत्साह से उछल पड़ा। चूंकि उसने अभी अभी अपनी साधना का स्तर सुधारा था और अभी भी अपनी क्षमताओं के अनुकूल नहीं हो पा रहा था, उसने बहुत ज्यादा बल लगाया और छत पर जोर से मारा, जिससे कुछ देर तक धूल उड़ती रही। अर्णव चिल्लाया, मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। क्या तुम मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? विशाल ने अपना सिर रगड़ा और उत्साह से चिल्लाया, अर्णव, अगर मैं उन दोनों कमीनों से फिर मिला तो मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अर्णव ने कहा, साधना के मामले में अब तुम नश्वर पद की दहलीज पर पहुंच गए हो और तुम्हें एक आधिकारिक योद्धा माना जा सकता है, लेकिन एक योद्धा के लिए साधना कौशल होना ही काफी नहीं है। उसे कौशल और चालों का भी अभ्यास करना होगा, वरना तुम साधारण योद्धाओं को नहीं हरा पाओगे। विशाल ने उत्साह से कहा, मैं समझ गया। अर्णव, कृपया मुझे जल्दी से सिखा दो, जैसे 18 ड्रैगन शीकरण हथेलियां,
तारा अवशोषण, कुत्ते को छड़ी से पीटने की तकनीकें आदि, इन्हें मेरे लिए एक कटोरे में रख दो। अर्णव ने मजाक में कहा, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए 100 से 1000 तरीके वाला मार्शल आर्ट वाला पुस्तक का एक सेट ला दूं, तुम सब कुछ सीख लेना। विशाल ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अर्णव ने उसे साधना का एक सेट सिखाया और उसे धीरे धीरे अकेले अभ्यास करने को कहा और फिर वापस हो गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसने पाया कि विशाल अभी भी वही उसके सिखाए मुक्केबाजी कौशल का अभ्यास कर रहा था और आश्चर्य से बोला, तुम पूरी रात अभ्यास नहीं कर रहे हो, है ना? हालांकि विशाल की आंखों के नीचे 2 काले घेरे थे, फिर भी वो खुश था। कल का उत्साह अभी कम नहीं हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, जल्द ही मार्शल आर्ट प्रतियोगिता होगी। मुझे भारत की मार्शल आर्ट को बचाना है। मेरे पास नींद के लिए समय कैसे हो सकता है? कृपया जल्दी से देखने में मेरी मदद करो। मेरा अभ्यास कैसी चल रही है? उसने कहा और एक घूंसा मार दी। कैसा चल रहा है अर्णव? क्या अब मैं मार्शल आर्ट का उस्ताद हूं? विशाल ने उत्साह से पूछा। सिर्फ इसका आकार ही सही है, इसका सार नहीं। ये अभी भी पूर्णता से कोसों दूर है। अगर सभी उस्ताद तुम्हारे जैसे हैं तो भारतीय मार्शल आर्ट सचमुच खत्म हो गई है। अर्णव ने आगे कहा, लेकिन समुद्र एक दिन में नहीं भरती है, हर बूंद मायने रखती है। और कलरी यानी कि मार्शल आर्ट भी ऐसा ही है। अभ्यास करते रहो। बोलते बोलते उसने विशाल को कुछ सुझाव दिए और फिर नाश्ता तैयार किया। दोनों के नाश्ता करने के बाद लगभग समय हो गया था। विशाल अकेले मार्शल आर्ट हॉल की ओर दौड़ा और अर्णव सानवी को लेने गाड़ी चलाकर गया। अर्णव को साथ लेकर सानवी ने घर पर अपने लिए तैनात अंगरक्षकों को हटाया, फिर अदिति को साथ लिया और तीनों राजगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के मार्शल आर्ट जिम की ओर दौड़ पड़े। जब वे यहां आए तो चुनौती शुरू होने में अभी कुछ समय था। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, सुप्रिया उत्साह से आगे आई। सानवी, अदिति, तुम आ गई। आज वो सजीद जी थी और बहुत उत्साहित थी, मानो किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हो। सानवी ने कहा, सुप्रिया, क्या हो रहा है? सुप्रिया ने कहा, किसी उस अंधे आदमी ने कनु के छोटे भाई को उकसाया था, इसलिए कनु आज जिम में खेलने के लिए किसी को लाएगी। एक प्रेमिका होने के नाते मैं उसे प्रोत्साहित करना चाहती हूं, और वैसे मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूं कि मैंने जिस आदमी को चुना है वो कितना अच्छा है। अर्णव के चेहरे पर भाव बदल गए और उसे समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। पता चला कि विशाल और बाकियों ने उसे जिन अफ्रीकी को सिखाया था उनमें से एक कनु का छोटा भाई था। सुप्रिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं उसके हाव भाव में आए बदलाव पर ध्यान दिया। वो सानवी और अदिति से कहती रही, इसके अलावा मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूं, यानी मैं कनु से शादी कर रही हूं। अदिति ने आश्चर्य से कहा, क्या शादी? क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? तुम दोनों एक दूसरे को बस कुछ ही दिनों से जानते हो। सुप्रिया ने कहा, इसका समय से कोई लेना देना नहीं है। अगर भाग्य आए तो उसे रोका नहीं जा सकता। कनु ही मेरी असली नियति है। सानवी ने सलाह दी, सुप्रिया, क्या तुम्हें इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए? शादी जीवन भर की एक यादगार घटना है, इसलिए जल्दबाजी में मत बनो। जाहिर है तुम नहीं जानती कि कनु कितना शानदार है। सुप्रिया ने गर्व से कहा, कन्नू एक बड़े अफ्रीकी कबीले का राजकुमार है और भविष्य में राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा। इसके अलावा उसका परिवार बेहद अमीर है। उसके पास 7 लोहे की खदानें और 3 हीरे की खदानें और खर्च करने के लिए ढेर सारा पैसा है। मजबूत और सुंदर होने के साथ साथ विदेशी लोग स्वाभाविक रूप से भारतीय पुरुषों से बेहतर होते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि मुझे उसे जल्दी पकड़ लेना चाहिए, वरना उसे कोई और छीन लेगा? अर्णव उसकी बात सुनकर लगभग जोर से हंस पड़ा। वो एक राजकुमार था और घर में 10 खदानें थी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो खिड़की का चौखट था या दरवाजे का चौखट। अगर वो सचमुच शाही परिवार का सदस्य था तो उसका भाई नशे में धुत होकर गुंडे की तरह कैसे पेश आ सकता था? मार्शल आर्ट जिम में छात्रों के एक समूह से मिलने तो दूर की बात है, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर वो सचमुच कुलीन और अमीर होता तो वो उसके जैसी औरत को क्यों चुनता? ऐसी मानसिक रूप से विक्षिप्त औरत ही ऐसे घटिया झूठ पर यकीन करेगी। ये सानवी ने भी अविश्वास से कहा, सुप्रिया, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सच है? तुम्हें धोखा नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल सच है। कनु इतना ईमानदार है, वो मुझसे झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। सुप्रिया ने बोलते हुए अपना हाथ उठाया और अपने हाथ में हीरे की अंगूठी दिखाते हुए कहा, देखो, ये कनु ने मुझे दी शादी की अंगूठी है। क्या ये सुंदर नहीं है? अर्णव ने उसकी हाथ देखा और उसकी अनामिका में एक अंगूठी देखी।
कहा जाता है कि ये हीरे की अंगूठी है, लेकिन इस पर जो अंगूठी है वो हीरा इतना छोटा है, बाजरे के दाने से भी बड़ा नहीं, कि आप इसे खराब आंखों से भी नहीं देख सकते। भारत में इस तरह की अंगूठी की कीमत कुछ हजार ही होती है। अगर ये किसी भारतीय पुरुष का तोहफा होता तो शायद वो तुरंत झगड़ा शुरू कर देती। वो सचमुच इस विदेशी भक्त का रवैया बर्दाश्त नहीं कर सका, जो एक विदेशी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। इसलिए उसने खुद को रोक न पाया और कहा, क्या तुम्हारे प्रेमी के पास 3 हीरे की खदानें नहीं हैं? तुम्हें इतना छोटा हीरा देना बहुत छोटी बात नहीं है। सुप्रिया का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वो असंतुष्ट होकर बोली, तुम्हें क्या पता? कनु ने कहा कि अगर उनके हीरे भारत लाए गए तो उन्हें भारी कर देना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब मैं उसके साथ अफ्रीका जाऊंगी तो वो मेरी 10 उंगलियों में हीरे की अंगूठियां पहना देगा और हर एक कबूतर के अंडे से छोटी नहीं होगी। उसकी लालसा भरी अभिव्यक्ति देखकर अर्णव को सचमुच समझ नहीं आया कि इस औरत में दिमाग है भी या नहीं, और वो बच्चों को धोखा देने की ऐसी चाल में भी यकीन रखती थी। लेकिन वो जानता था कि ऐसा कहना बेकार है और ऐसी मानसिक रूप से विक्षिप्त औरत भी इस पर यकीन नहीं करेगी। इसलिए उसने मजाक में कहा, तुम्हारे प्रेमी का परिवार इतना अमीर है, क्या भारत में कुछ कर देना बेहतर नहीं होगा? ये तो बहुत कंजूस है। क्यों? सुप्रिया ने गुस्से से कहा, हम भारत को कर क्यों दें और फिर तुम जैसे निकम्मे आदमियों का समर्थन क्यों करें? अर्णव के कुछ कहने से पहले ही सानवी नाराज हो गई। सुप्रिया, तुम भी भारतीय हो। किसी विदेशी पुरुष को पाकर तुम यूं ही ये नहीं कह सकती कि भारतीय बुरे होते हैं, है ना? अदिति ने फिर कहा, सुप्रिया, क्या तुमने नहीं देखा कि मेरा छोटा पियानो राजकुमार कितना उत्कृष्ट है? तुम लोगों ने दुनिया कभी नहीं देखी। चलो, मैं तुम्हें बाद में अपना कनु दिखाती हूं और तुम्हें पता चल जाएगा कि असली मर्द क्या होता है। सुप्रिया बात कर ही रही थी कि तभी मार्शल आर्ट जिम के दरवाजे से 5 अफ्रीकी पुरुष अंदर आए। उसने नेता की ओर इशारा किया और उत्साह से कहा, देखो, वो मेरा कनु है। अर्णव ने उसकी उंगली की दिशा में देखा और पाया कि वो अफ्रीकी पुरुष लंबा था। वो 1.95 मीटर लंबा लग रहा था, लेकिन वो एक अविकसित इंसान जैसा लग रहा था। ये रूप इतना घटिया है कि चाहे आप अपने सौंदर्य मानकों को कितना भी ढीला कर लें, इसका सुंदर चरित्रों से कोई लेना देना नहीं है। इस समय सुप्रिया उछलकर खड़ी हो गई और उन लोगों से चिल्लाई, कनु, मैं यहां हूं। कनु ने सुप्रिया को देखा, कुछ साथियों से कुछ कहा और फिर आगे बढ़ गया। सुप्रिया ने कनु को देखा तो वो तुरंत उसकी बाहों में कूद पड़ी, पहले उसके गालों पर चुंबन किया और फिर बोली, कनु, ये मेरे 2 सबसे अच्छे दोस्त हैं, सानवी और अदिति। नमस्ते, आप दोनों सुंदर महिलाओं, कनु ने ऊंची स्वर में कहा। बोलने के बाद वो उन दोनों लोगों को देखकर मुस्कुराया। उसके दांत उसकी त्वचा के रंग के मुकाबले खास तौर पर सफेद लग रहे थे। अपने सामने उस बदसूरत जानवर जैसे आदमी को खुद पर मुस्कुराते देखकर दोनों महिलाओं के सिर सुन्न हो गए और उनके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। सानवी सीधे अर्णव के पास गई और उसका हाथ थाम लिया ताकि उसे सुरक्षा का एहसास हो। सुप्रिया ने कहा, सानवी, अदिति कैसी है? कनु एक अच्छी इंसान है ना? कनु के कई छोटे भाई और दोस्त भी हैं, क्या मैं उनसे तुम्हारा परिचय करा दूं? सानवी ने जल्दी से कहा, मेरे पास पहले से ही अर्णव है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अदिति ने कहा, मैं भी अपने छोटे राजकुमार को ढूंढना चाहती हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। सुप्रिया ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या सोच रही हो। भारतीय पुरुषों में ऐसा क्या अच्छा है? वे हमारे कनु जितने अच्छे कैसे हो सकते हैं? कनु ने सानवी और अदिति की तरफ देखा। ये दोनों भारतीय लड़कियां उसकी औरत से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी आंखों से एक अश्लील चमक निकल रही थी। उसने कहा, 2 खूबसूरत औरतों, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना अच्छा हूं। हम अफ्रीकी पुरुष तुम भारतीय पुरुषों से कहीं बेहतर हैं। मुझे विश्वास है कि तुम हमें पसंद करोगी। सानवी जाहिर तौर पर इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी और उसे भारतीय की बुराई करते हुए सुनना पसंद नहीं था, लेकिन सुप्रिया के चेहरे के भाव की वजह से उसने सीधे तौर पर इसका खंडन नहीं किया। उसने विषय बदला और कहा, मिस्टर कनु, आज क्या खेल है? बात कुछ ऐसी है, परसों रात इस मार्शल आर्ट जिम में कुछ अंधे लोग थे जिन्होंने मेरे भाई को नाराज कर दिया था। इसलिए मैं आज उन्हें थोड़ी ताकत दिखाना चाहता हूं और उनके मार्शल आर्ट जिम को चुनौती देना चाहता हूं। भारतीय पुरुष वाकई बहुत कमजोर होते हैं। तुम मुझे और मेरे भाइयों को बाद में स्टाइलिश अंदाज में देखोगे। उस आदमी ने बोलते हुए अपनी मजबूत मांसपेशियां भी दिखाई। मुझे उम्मीद नहीं थी
कि इतने काले चेहरे वाला कोई इतना मोटा हो सकता है। अर्णव ने कहा, जाहिर है तुम्हारे लोगों को भारत में लड़कियों से छेड़छाड़ करने के लिए सबक सिखाया गया है, लेकिन फिर भी वे इसे बड़बोले अंदाज में कहते हैं। सानवी थोड़ा चौंक गई और पूछा, अर्णव, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? अर्णव ने सिर हिलाया। परसों रात 2 अफ्रीकी पुरुषों ने नशे में धुत होकर कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। नतीजतन इस मार्शल आर्ट स्कूल के 3 छात्रों ने उन्हें पीटा। दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। उनमें से एक मेरा अच्छा भाई विशाल है। जब उन्होंने ये सुना तो सानवी और अदिति के हाव भाव बदल गए। भारतीय होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उन्हें किस पक्ष में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें कनु के पक्ष में घसीटा जाएगा। अदिति ने असंतुष्ट होकर कहा, सुप्रिया, तुमने हमें ऐसा करने के लिए क्यों कहा? क्या तुम हमें देशद्रोही और गद्दार बनने के लिए कह रही हो? सुप्रिया के कुछ बोलने से पहले ही कनु ने अपने बड़े हाथ फैलाए और कहा, सुंदर महिला, ऐसा नहीं है। मेरे भाई ने बस उन्हें नमस्ते कहा था। आपको पता होना चाहिए कि वहां गले मिलना शिष्टाचार है। इसे बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं माना जाता। और वे कुछ लोग मेरे भाई से साफ तौर पर जल रहे थे, इसलिए उन्होंने अंधाधुंध व्यवहार किया, जो बहुत ही असभ्य था। इसलिए मैं चाहती हूं कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़े। सुप्रिया ने अर्णव को तीखी नजरों से देखा, जाहिर तौर पर उसे नागभौं सिकोड़ने का दोषी ठहराते हुए, और असंतुष्ट होकर बोली, क्या तुमने सुना? यह बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं है, बल्कि कनु के गृहनगर का शिष्टाचार है। इस घटना के लिए केवल मार्शल आर्ट स्कूल के उन चंद लोगों की अज्ञानता और नासमझी को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आए थे। यह स्पष्ट था कि उन्होंने कनु के देशवासियों को नाराज किया था, और यह अपराध अक्षम्य था। हालांकि उन दोनों ने इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, लेकिन सानवी और अदिति दोनों ही बहुत समझदार महिलाएं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें समझ आ गया कि क्या हो रहा है। अर्णव ने व्यंग्य किया, शिष्टाचार? तो बता दूं, भारत में भी हमारे अपने शिष्टाचार है। मेहमान आते हैं तो अच्छी सम्मान मिलती है, और गीदड़ आते हैं तो बंदूकें। जो कोई भी हमारे देश को ठेस पहुंचाने की हिम्मत करेगा, उसे अंततः इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि कनु भी भारतीय भाषा समझता है, लेकिन वो इन शब्दों में ज्यादा पारंगत नहीं है। वो समझता जरूर था, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाया। लेकिन सुप्रिया ने यह साफ साफ सुना और तुरंत चिल्लाई, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर कनु के भाई ने उस औरत को गले लगा लिया तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये उनकी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन तुम लोग तो हंगामा मचा रहे हो। क्या तुम जरा भी उदार नहीं हो सकते? चूंकि मार्शल आर्ट स्कूल के लोग विदेशी दोस्तों का सम्मान नहीं करते, इसलिए उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। अर्णव के चेहरे पर ठंडक छा गई और उसने जलती आंखों से उसे देखा और कहा, तुम्हारे जैसे विदेशी गुलाम भक्त सचमुच भारत में रहने के लायक नहीं है। सुप्रिया ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तैयार हूं? कुछ ही दिनों में मैं कनु के साथ उनके पास चली जाऊंगी और जल्द ही रानी बन जाऊंगी। रानी, क्या तुम समझती हो? ये ऐसी बात नहीं है जिसकी तुम जैसे आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। दोनों लोगों की बातचीत सुनकर कनु को अर्णव की बात समझ आ गई। उसने कहा, भारतीय लोगों, अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो मैं बाद में मंच पर तुम्हारा स्वागत करूंगा और तुम्हें व्यवहार करना सिखाऊंगा। सुप्रिया फिर चिल्लाई, सुना? अगर तुमने मंच पर जाने की हिम्मत की तो वे तुम्हें बता देंगे कि असली मर्द क्या होता है। अर्णव ठंडे स्वर में मुस्कुराया, ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूं कि ये अफ्रीकी लोग भारत की धरती पर कैसे बेकाबू होकर घूमते हैं। उसकी बात सुनकर सुप्रिया फिर से गुस्सा हो गई। अर्णव, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें विदेशी दोस्तों का सम्मान करना नहीं आता है? बस, बहुत हो गया। सानवी ने गुस्से से कहा, सुप्रिया, हमें तुम्हारी निजी पसंद पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम तुमसे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी यही कहते हैं कि तुम हम भारतीयों का सम्मान करो। अदिति ने फिर कहा, हाँ, यह मामला जाहिर तौर पर उनकी गलती है। उन्होंने कुछ गलत किया और माफी नहीं मांगी, बल्कि भड़काने आ गए। ऐसे लोग हमारे सम्मान के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? सुप्रिया अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों के प्रदर्शन से साफ तौर पर बहुत असंतुष्ट था। इस समय वहां हंगामा मच गया और सुबह 10 बजे खेल आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। मार्शल आर्ट हॉल के बीच में एक सामान्य बॉक्सिंग रिंग है, जो आज की प्रतियोगिता का स्थल भी है। चूंकि अभी छुट्टियों का समय है, इसलिए मार्शल आर्ट जिम में मुकाबला देखने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, बस कुछ दर्जन लोग ही हैं। हालांकि कनु उनकी तरफ से नेता थे, लेकिन वे मंच पर नहीं आए। उनके दूसरे साथी थुराम मंच पर आए। कनु कभी बॉक्सर थे और बाद में उन्होंने पैसों के लिए बॉक्सिंग की, और थुराम उनका एक साथी था जिससे उनकी मुलाकात बॉक्सिंग के दौरान हुई थी।
आज उनके पक्ष में कुल 5 लोग थे और केवल वही और थुराम ही असल में लड़ सकते थे, जबकि बाकी 3 तो बस खड़े होकर तालियां बजाने वाले दर्शक थे। हालांकि कनु के विचार से इन भारतीय लोगों से निपटने के लिए वे दोनों ही काफी है। आखिरकार वे सभी ब्लैक बॉक्सिंग के उस्ताद हैं और विरोधी तो बस एक दिखावा करने वाला है जिसका जिक्र करने लायक भी नहीं। मार्शल आर्ट जिम में मंच पर जिम के निदेशक टाइगर थे, जो 20 साल के आसपास के एक खूबसूरत युवक थे। हालांकि टाइगर भारतीयों में अपेक्षाकृत लंबा है, उसकी ऊंचाई 1.85 मीटर है, फिर भी वो अपने सामने बैठे थुराम से छोटा है। वो बचपन से ही मार्शल आर्ट का शौकीन रहा है और मुक्केबाजी में सबसे अच्छा है। अब वो यूनिवर्सिटी में 3य वर्ष का छात्र है और मार्शल आर्ट जिम का निदेशक है। थुराम ने तिरस्कार से टाइगर की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम सब सीधे हार मान लो, ताकि बाद में तुम्हें पीट पीट कर मार न डाला जाए। टाइगर ने ठंडे स्वर में कहा, बकवास बंद करो। ये हमारा भारत है और ये ऐसी जगह नहीं है जहां तुम बेलगाम होकर घूम सको। थुराम हंसा, इस मामले में चलो अपनी मुट्ठी में सच्चाई देखते हैं, लेकिन हमें चुनौती से पहले कुछ नियम बनाने होंगे। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे दोस्तों से माफी मांगनी होगी। इस समय दर्शकों में से कनु चिल्लाया, थुराम, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। थुराम ने कहा, क्या तुमने सुना? मेरे बॉस ने कहा है कि तुम सबको घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। टाइगर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चाहे कोई भी रास्ता चुनो, हम सब स्वीकार करेंगे। बात यह है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें भी घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। जैसे उसने कोई बेतुकी बात सुनी हो, थुराम ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह नामुमकिन है, हम कैसे हार सकते हैं? टाइगर ने कहा, बताओ, तुम कितने मुकाबलों में नतीजा तय करने की सोच रहे हो? थुराम ने कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम तुम भारतीयों को तब तक हराएंगे जब तक तुम आश्वस्त नहीं हो जाते। जब तक तुम में से कोई एक असंतुष्ट है, तब तक फाइट जारी रह सकता है। वो ब्लैक बॉक्सिंग में बहुत मजबूत खिलाड़ी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने अपने सामने बैठे छात्रों को गंभीरता से नहीं लिया। टाइगर ने ठंडे भाव से कहा, ठीक है, आज जब तक हम आश्वस्त नहीं हो जाते तब तक लड़ते हैं। थुराम ने कहा, ठीक है, मेरा समय कीमती है, आप में से कौन पहले आएगा? सर, इस लड़के को मुझे सौंप दो। जब वो बात कर ही रहा था, तभी एक और युवक हल्की आकृति वाला रिंग में कूद पड़ा। वो बबुआ सिंह था, जो मार्शल आर्ट जिम का उपनिदेशक था। टाइगर ने कहा, ठीक है, सावधान रहना, चिंता मत करो। सर, मार्शल आर्ट में सिर्फ बड़ा होने से आसान नहीं होता। हालांकि बबुआ सिंह ज्यादा लंबे नहीं हैं, सिर्फ लगभग 1.75 मीटर लंबे हैं और ज्यादा ताकतवर नहीं दिखते, फिर भी उन्हें इस पर गर्व है। उनके परिवार का मार्शल आर्ट में मुक्केबाजी की परंपरा है और उन्होंने एक बार राज्य स्तरीय बालक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में 3रा स्थान हासिल किया था। वो लड़ने में भी अच्छे हैं, इसलिए वे मार्शल आर्ट जिम के उपनिदेशक बन गए। उसने अपने हाथों को थुराम की ओर मोड़ा और फिर एक इशारा किया, आओ। कनु दर्शकों में जोर से हंस पड़ा, तुम भारतीय लोग वाकई मजेदार हो। तुम तो बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत के मुक्केबाजी कौशल का इस्तेमाल भी मुकाबले के लिए करते हो। ये तो बस एक मजाक है, तुम्हें क्या पता, ये हमारे भारतीय तरीका है। बात करते हुए विशाल आया और बोला। उसने अर्णव के कंधों पर हाथ रखा और कहा, अर्णव, तुम यहां हो। पहले तो वो आज के खेल को लेकर थोड़ा अनिश्चित था, लेकिन जब उसने अर्णव को देखा तो उसे तसल्ली हुई। चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो अपने भाई का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। कनु ने सिर हिलाया, मार्शल आर्ट, मुझे लगता है कि तुम भारतीयों के बीच ये एक मजाक है। इतनी धीमी तकनीक के साथ मुझे डर है कि मैं कछुए से भी नहीं जीत सकता। सुप्रिया ने आगे कहा, हाँ, मार्शल आर्ट ने इतने सालों में छलकपट का सहारा लेकर बहुत मजाक उड़ाया है। अर्णव ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम किसी असली उस्ताद से नहीं मिले। कनु ने कहा, क्या भारत में कोई उस्ताद है? तुमने इतने सालों में अपने असली उस्तादों को विश्व प्रतियोगिता जीतते क्यों नहीं देखा? सुप्रिया बोली, हाँ, सब कुछ ताकत से ही होना चाहिए, सिर्फ वार्डों पर निर्भर रहने से क्या फायदा? जब उस्ताद है तो प्रतिस्पर्धा करने क्यों नहीं आते? विश्व चैंपियनशिप क्यों नहीं जीतते? अर्णव ने शांति से कहा, असली उस्तादों की नजर में तुम लोग सिर्फ बच्चों के खेल हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक बड़े का बच्चों के समूह के साथ खेलना शर्मनाक है? ये बात उसे विरासत मिलने के बाद ही समझ आई। अगर कोई मार्शल आर्ट का उस्ताद किसी विश्व युद्ध प्रतियोगिता में भाग लेने जाता है तो उसके साथ ही उसका मजाक जरूर उड़ाएंगे। अगर वो जीत भी गया तो भी ये बेहद शर्मनाक होगा।
कनु ने तिरस्कार पूर्वक कहा, अरे शेखी बघारने वाले भारतीय, मैं बाद में तुम्हारी रंगी सीख कर देखना चाहता हूं कि बच्चा कौन है। विशाल ने कहा, तुम्हें कार्रवाई करने के लिए अर्णव की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम्हारे दांत जमीन पर न बिखर जाए। चूंकि उसकी साधना नश्वर स्तर पर पहुंच गई थी, अब वो बेहद आश्वस्त है और उसे लगता है कि वो अपने सामने इस बूढ़े अफ्रीकी व्यक्ति को जरूर हरा पाएगा। हालांकि टाइगर को यह पता नहीं था और उसने शक्ति में आने के उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। यह देखकर कि दोनों लोग बातचीत करते करते और भी ज्यादा क्रोधित हो रहे थे, अर्णव ने कहा, ठीक है, पहले ये खेल देखते हैं। इस समय मंच पर मौजूद दोनों लोग पहले ही हाथ बदल चुके थे। बबुआ सिंह ने मार्शल आर्ट का प्रयोग किया। उसकी चाल हल्की, लचीली और बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन अर्णव ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि मार्शल आर्ट एक उत्कृष्ट मुक्केबाजी तकनीक है, लेकिन इन लोगों के हाथों में ये अपनी 1% भी शक्ति नहीं लगा सकती। भारतीय मार्शल आर्ट के विकास के साथ, हालांकि मार्शल आर्ट का आज तक व्यापक प्रसार हुआ है, अधिकांश लोगों ने केवल एक खोखला खोल ही सीखा है और इसका आंतरिक अर्थ बिल्कुल नहीं सीखा है। यही कारण है कि आज की मार्शल आर्ट का उपयोग केवल फिटनेस के लिए किया जा सकता है और ये दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हालांकि बबुआ सिंह आम लोगों से थोड़ा बेहतर है, लेकिन ये मार्शल आर्ट के थोड़ी ही गहराई पर है। शुक्र है ये अभी भी किसी काम का नहीं है। जैसा कि कहावत है, एक विशेषज्ञ चाल चलते ही लड़ाई का नतीजा बता सकता है। एक नजर में ही अर्णव को इस लड़ाई का नतीजा पहले से ही पता था। एक और बात यह है कि हालांकि बबुआ सिंह ने इतने सालों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है, लेकिन उसने हमेशा दूसरों के साथ अभ्यास और प्रतिस्पर्धा की है और उसे जीवन मरण की लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है। दूसरी ओर थुराम एक मुक्केबाज है जो ब्लैक बॉक्सिंग खेलता है। हर स्तर एक घातक चाल है। इस समय वो किसी को निगलने के मौके की तलाश में एक तेंदुए की तरह था। हालांकि वो हमेशा रक्षात्मक रहता था, फिर भी वो किसी नुकसान में नहीं था। बबुआ सिन्हा को जाहिर तौर पर इसका एहसास नहीं था। जितना ज्यादा वो लड़ता, उतना ही ज्यादा उत्तेजित होता और उसने अचानक थुराम की छाती पर मुक्का मार दिया। अगर वो कोई साधारण इंसान होता तो उसे बार बार जरूर पीटा जाता, लेकिन थुराम बहुत मजबूत और बलवान था। वो बस थोड़ा पीछे हट गया और उसकी कलाई पकड़ने के लिए हाथ उठाया। बबुआ सिंह अचंभित रह गया। उसे युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं था। वो घबरा गया और जल्दी से अपनी मुट्ठी वापस खींचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने बस एक क्लिक की आवाज सुनी और उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से टूट चुका था। आह! बबुआ सिंह ने एक हृदय विदारक चीख मारी, 7-8 कदम पीछे हटे, धड़ाम से जमीन पर गिरे और अपना टूटा हुआ हाथ पकड़े हुए रोने लगे। आसपास देख रहे छात्र भी स्तब्ध रह गए। हालांकि पहले वे जो खेल देखते थे वे जीवंत होते थे, लेकिन उनसे कोई गंभीर चोट नहीं लगती थी। उन्होंने पहली बार ऐसी क्रूर रणनीति देखी थी। तुम क्या कर रहे हो? यह तो बस एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है। तुम इतने क्रूर क्यों हो? तुमने सचमुच किसी का हाथ तोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है कि यह चोट है? एक पल के लिए दर्शक क्रोधित हो गया है और दर्शकों में बैठे छात्र एक के बाद एक उसकी निंदा करने लगे। कनु हंसा और तिरस्कार से बोला, तुम भारतीय लोग वाकई बेतुके हो। यह प्रतियोगिता है, चोट लगना वाजिब है। तुम लोग उसे दोष देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? सुप्रिया ने तुरंत सहयोग किया और कहा, कनु सही है, भारतीय पुरुष वाकई बेकार है। अगर तुम्हें क्षमता नहीं है तो तुम दूसरों को कैसे दोष दे सकती हो? अगर तुम्हारा हाथ टूट गया तो तुम इसके लायक हो। अगर तुम्हें चोट लगने का डर है तो बस अपना सिर झुका लो और हार मान लो। विशाल ने उसे घूरा और गुस्से से बोला, तुमने क्या कहा? क्या तुम अभी भारतीय हो? कनु का बात करना ठीक है। आखिरकार दोनों पक्ष एक दूसरे के दुश्मन हैं। सुप्रिया भी एक शुद्ध भारतीय है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो दूसरे पक्ष की बात क्यों कर रहा है। भारतीयों में क्या अच्छा है? मैं जल्दी पहले जैसी नहीं रहूंगी। सुप्रिया ने कहा, कुछ ही दिनों में मैं अफ्रीका की राजकुमारी बन जाऊंगी और इंटरनेट पर तुम मेरी चापलूसी करोगे। इस समय मार्शल आर्ट जिम के कई सदस्य रिंग में आए और घायल बबुआ सिन्हा को उठाकर ले गए। अर्णव ने विशाल से कहा, अब बात करना बंद करो, जाओ और उस व्यक्ति को ले आओ, मैं उसका इलाज करूंगा। विशाल ने सुप्रिया को गुस्से से घूरा, फिर वहां मौजूद टीम के सदस्यों से कुछ बातें करने के लिए उनके पास गया और जल्द ही कई लोग बबुआ सिन्हा को अर्णव के पास ले गए। टीम के लीडर ने युवा और भड़कीले अर्णव को देखा और कुछ संदेह के साथ कहा, विशाल, क्या यह ठीक है? अगर नहीं तो इसे तुरंत अस्पताल भेजो। विशाल ने कहा, मेरे भाई पर विश्वास करो, वो सबसे अच्छा डॉक्टर है
उसने कल मेरी चोट ठीक कर दी। उस आदमी ने संदेह से कहा, ठीक है, अगर यह काम नहीं करता है तो इसे जबरदस्ती मत करो। सुप्रिया ने सचमुच तिरस्कार से होंठ सिकोड़ लिए। तुम भूत होने का नाटक कर रही हो और उसे इतनी गंभीर चोट के लिए अस्पताल नहीं भेज रहे हो। क्या तुम सच में खुद को चमत्कारी डॉक्टर समझती हो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही अर्णव आगे बढ़ गया और बबुआ सिन्हा का हाथ पकड़ लिया। उसने उसे खींच लिया और फिर एक क्लिक से टूटे हुए हाथ को जोड़ दिया। उसकी चेतना बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के 360 डिग्री एक्सरे दृष्टि के बराबर है और वो टूटी हुई हड्डियों को साफ देख सकता है, इसलिए कनेक्शन एकदम सहज और एकदम सही है। बाकी सब लोग हैरान थे। उन्होंने हड्डियों को इतनी जल्दी जुड़ते कभी नहीं देखा था। सुप्रिया चिल्लाई, तुम क्या कर रही हो? भले ही तुम नाटक कर रही हो, लेकिन जरा गंभीरता से बोलो, ठीक है? लेकिन तभी बबुआ सिन्हा, जिनके चेहरे पर दर्द भरा भाव था, अचानक उठ खड़े हुए। उनका चेहरा शांत हो गया और उन्होंने आश्चर्य से अपने हाथ की ओर देखा और कहा, मेरा हाथ सचमुच ठीक हो गया है। छोटे भाई, तुम्हारी चिकित्सा कौशल वाकई अद्भुत है। वो थोड़ा हिले और न केवल उनके नए टूटे हुए हाथ में अब दर्द नहीं रहा, बल्कि थोड़ी सी भी हरकत का कोई गलत असर नहीं हुआ। अर्णव ने कहा, मैंने टूटी हुई हड्डी ठीक कर दी है। 3 दिन तक जोर मत लगाना। 3 दिन बाद तुम सामान्य हो जाओगे। आधे महीने बाद तुम फिर से प्रशिक्षण शुरू कर सकते हो। बबुआ सिंह ने कहा, छोटे भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल ने सुप्रिया को घूर कर देखा। क्या तुमने देखा? ये चिकित्सा कौशल है। ये हमारी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा है। सुप्रिया के चेहरे पर भाव जम गए। फिर उसने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, क्या कमाल है। तुम्हारी मेडिकल स्किल्स चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, सब बेकार है। सानवी ने असंतुष्ट होकर कहा, सुप्रिया, तुम्हें क्या हो रहा है? क्या तुम कुछ शब्द कम बोल सकती हो? हालांकि दोनों पहले बहुत अच्छी दोस्त थी, फिर भी वो आज सुप्रिया के व्यवहार से बहुत असंतुष्ट थी। सुप्रिया ने अपने होंठ सिकोड़े और बिना बोले मंच की ओर देखने लगी। रिंग पर अब टाइगर पहले से ही थुराम के सामने खड़ा था। अपने हमवतन को घायल करने वाले व्यक्ति का सामना करते हुए वो बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। बाएं पैर से आगे बढ़ते हुए उसका दाहिना मुक्का बिजली की तेजी से थुराम के चेहरे पर जा लगा। थुराम अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग से आया है और उसने दर्जनों या सैकड़ों जिंदगी मौत की लड़ाइयां देखी है। उसका समृद्ध युद्ध अनुभव उसकी तुलना में कहीं ज्यादा है। उन दोनों के बीच कुछ ही राउंड की लड़ाई हुई। उसके बाद अर्णव का दिल फिर से बैठ गया। आम लोगों के लिए टाइगर पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन वो अभी भी एक योद्धा बनने की दहलीज से बहुत दूर है और उसने अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह विकसित नहीं किया है। आंतरिक शक्ति के बिना वो ताकत, गति और युद्ध कौशल के मामले में थुराम से बिल्कुल पीछे है। हालांकि उसके आसपास की जय जयकार की आवाजें जबरदस्त थी, फिर भी टाइगर इतना मजबूत नहीं था। 5 चालों के बाद ही थुरम ने उसकी पिंडली में जोरदार लात मारी। बस एक क्लिक की आवाज हुई और पिंडली की हड्डी पूरी तरह से आकार में बदल गई। टाइगर चीख पड़ा और पीला चेहरा लिए जमीन पर गिर पड़ा। शुक्र है यह कोई अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग या जिंदगी मौत की लड़ाई नहीं थी। थुराम ने आगे कोई हमला नहीं किया और बस एक तरफ खड़ा होकर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। उसने दर्शकों की तरफ देखा, अपनी बीच वाली उंगली नीचे की ओर उठाई और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तुम भारतीय लोग बहुत कमजोर हो और लड़ने का कोई मतलब नहीं है। क्रैक क्रैक क्रैक। अचानक तालियां बजने लगी और कनु ने तालियां बजाई और सुप्रिया जो उसके बगल में खड़ी थी वो भी बजाई। विशाल तुरंत गुस्सा हो गया, तुम अभी भी भारतीय नहीं हो। अगर तुम औरत नहीं होते तो मैं पीट पीट कर तुम्हारा गाल सुजा देता। सानवी और अदिति भी सुप्रिया को ठंडी निगाहों से देख रही थी। यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त ऐसी इंसान भी हो सकती है। जब उसका अपना कोई हमवतन घायल होता है तो वो दूसरों की तालियां बजाने में मदद करने के लिए वहां मौजूद होती है। क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि वो गद्दार है? सुप्रिया बिना किसी संकोच के चिल्लाई, तुम मुझ पर क्या चिल्ला रही हो? अगर तुम्हें काबिलियत है तो रिंग में जाओ। अगर तुम बेकार हो तो तुम्हें दूसरों को दोष देना होगा। जरा रुको, आज मैं तुम्हें दिखाती हूं कि हमारे देश की फाइटर कैसे होते हैं। इस समय टाइगर को रिंग से बाहर ले जाया गया। विशाल रिंग में आया और सीधे थुराम के दूसरी तरफ आ गया। उसने सच्चे मार्शल आर्ट की मुट्ठी से अपना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, साले आजा। थुराम ने उसकी तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम जैसे निकम्मे के लिए मैं तुम्हें जितना चाहूं मारूंगा। विशाल ने बिना समय गवाए थुराम के सामने आकर उसकी छाती पर मुक्का मारा। उसने अभी अभी
कुछ घंटों तक अपने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। ये न तो बबुआ सिंह जितना हल्का था और न ही टाइगर जितना भयंकर। ये साधारण लग रहा था, किसी आम इंसान के मुक्के से ज्यादा अलग नहीं। इसलिए थुराम ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसे दूर धकेल दिया। उसको मुट्ठी हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विशाल का मुक्का 1000 मुक्कों जितना भारी होगा और उसकी मोटी मोटी बाहें उसे जरा भी हिला नहीं पाएंगी। थुराम के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसे एहसास हुआ कि उसका सामना एक उस्ताद से हुआ है। लेकिन इस समय बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और विशाल का मुक्का उसकी छाती पर जोर से लगा। यह मुक्का बहुत जोरदार और जोरदार था। बेहद गुस्से में विशाल ने अपनी 10वीं ताकत लगा दी। एक क्लिक की आवाज हुई, उरोस्थी टूट गई और थुराम का 200 किलो से ज्यादा वजन वाला शरीर अचानक ऊपर की ओर उछल गया और एक ही मुक्के से वो रिंग से नीचे गिर गया। इस समय पूरा हॉल खामोश था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि विशाल, जो अभी अभी मार्शल आर्ट जिम में शामिल हुआ था, इतना शक्तिशाली हो सकता है। एक पल के मौन के बाद दर्शकों ने गर्मजोशी से तालियां बजाई। शाबाश, ये हमारा भारतीय फाइटर है। शानदार लड़ाई। उन्हें देखने दो कि हमारे भारतीय पुरुष कितने शक्तिशाली हैं। पूरा मार्शल आर्ट हॉल उत्साह से भर गया। सिर्फ कनु, कुछ अतरीकी पुरुष और सुप्रिया चुपचाप खड़े थे। कनु के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने पहले तो सोचा था कि आज थुराम अकेले ही पूरे मार्शल आर्ट जिम को धूल चटा देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक मुक्का मारकर उसे रिंग से बाहर कर दिया जाएगा। कुछ देर चुप रहने के बाद सुप्रिया असंतुष्ट होकर बोली, धिक्कार है, तुमने बहुत जोर से मारा। क्या तुम्हें नहीं पता कि प्रतियोगिता में तुम्हें दयालु होना चाहिए? क्या तुम्हें नहीं पता कि भारत शिष्टाचार का देश है? ये हमारा भारत है और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अर्णव ने अभी अभी टाइगर का टूटा हुआ पैर जोड़ा था। उसने उसकी ओर ठंडेपन से देखा और कहा, जब हमारे देशवासी घायल होते हैं तो आप उन्हें दया दिखाने के लिए क्यों नहीं कहती? जैसा कि मैंने अभी कहा, हम भारत में हमेशा कहते आए हैं कि जब दोस्त आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है और जब भेड़िए आते हैं तो उनके माथे पर बंदूकें होती हैं। हम अपने दुश्मनों के साथ विनम्र नहीं होंगे और जो हमें चोट पहुंचाते हैं उन पर हम दया नहीं करेंगे। सुप्रिया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव जम गया और फिर वो चिल्लाई, तुमने ये कहा, खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरे कनु ने अभी तक कोई चाल नहीं चली है। तुम सब मिलकर भी उसके लिए एक हाथ से लड़ने के लिए काफी नहीं हो। फिर वो पलटी और घमंड से बोली, डार्लिंग, आगे बढ़ो और उन्हें जोर से मारो। तुम्हें मेरे देश की इज्जत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो बेबी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। कनु की बात खत्म होते ही वो रिंग की ओर बढ़ गया। हालांकि विशाल के प्रदर्शन ने उसे चौंका दिया था, लेकिन ये बस एक दुर्घटना थी और उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। तुलनात्मक रूप से उसकी ताकत थुराम से कहीं ज्यादा थी। विशाल ने उत्साह से कनु को देखा और कहा, कौआ, इधर आओ, मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम्हारी मां तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगी। वो अभी अभी एक ही चाल में कामयाब हुआ था और अब उसका आत्मविश्वास चरम पर था। आओ भारतीय। कनु निश्चिंत लग रहे थे, लेकिन असल में वे बहुत सावधान थे और उन्होंने मंच पर मुक्केबाजी का इशारा किया। वे कई सालों से अंडरग्राउंड मुक्केबाजी की दुनिया में हैं और मुक्केबाजी, ताइक्वांडो, सांडा, ब्राजीलियाई जिउ-जित्सु आदि में शामिल है। वे सचमुच उस्ताद हैं। विशाल जोर से चिल्लाए और उनके चेहरे पर जोर से मुक्का मारा। थुराम का सबक सीखकर कनु ने इस मुक्के को कम आंकने की जरा भी हिम्मत नहीं की और मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया। हालांकि वे अपनी आखिरी चाल बचा रहे थे और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं और एक धमाके के साथ कनु 5-6 कदम पीछे हट गए, फिर संभल पाए। ऐसा तभी हो पाया जब वे पहले से मानसिक रूप से तैयार थे। विशाल अब एक नश्वर स्तर के योद्धा है। उसकी आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति एक साथ मिलकर एक हो जाती है और केवल शक्ति के मामले में ही उसे पूर्ण लाभ प्राप्त है। हालांकि उसकी अपनी कमियां भी हैं, जैसे युद्ध में अनुभव की कमी और अकुशल चालें। एक सफल चाल के बाद वो आक्रमणों की अगली लहर शुरू करने का अवसर नहीं भुना पाया। कनु ने उसकी लाल और सूजी हुई मुट्ठियों को देखा और मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा लग रहा था कि अब वो केवल शक्ति से मुकाबला नहीं कर सकता और केवल तार्किक से ही जीत सकता है। अगले दोनों लोग एक साथ लड़े। विशाल को साधना में बढ़त हासिल थी और वो शक्ति से भरपूर था, जबकि कनु के पास युद्ध का अच्छा अनुभव था और वह दुबला-पतला था, लेकिन अनाड़ी नहीं था। इसके विपरीत उसके पैरों का काम बहुत लचीला था।
दोनों ने 10 राउंड से ज्यादा समय तक लड़ाई लड़ी और वे बराबरी पर थे। हालांकि कनु हमेशा भटकाव की स्थिति में रहता था और विशाल का सीधा सामना नहीं करता था। अर्णव ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। आखिरकार विशाल के पास अपनी साधना सुधारने का समय बहुत कम था। इसकी तुलना में कनु की ताकत बहुत ज्यादा है। बिना किसी आंतरिक कौशल प्रशिक्षण के वो लगभग एक नश्वर स्तर के योद्धा की दहलीज के करीब है। इसके अलावा ये लड़का बहुत चालाक है और सफलता की जल्दी में नहीं है। वो एक चालाक भेड़िए की तरह है जो लगातार मौके तलाशता रहता है। ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विशाल ये मैच हार गया, लेकिन उसने इसे रोका नहीं। विशाल रातों रात एक साधारण व्यक्ति से योद्धा बन गया था, इसलिए उसका उतावला होना लाजमी था और कुछ असफलताएं सहना अच्छी बात थी और उसके देखते रहने से कोई आश्चर्य नहीं होगा। दोनों ने कुछ और चालें लड़ी, लेकिन कनु थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और जब उसका पैर फिसला तो वो लगभग गिर ही गया। बेशक विशाल इस मौके को नहीं गंवाएगा और उसने प्रतिद्वंदी की छाती पर जोरदार लात मारी। कनु ने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व का भाव था। ये एक ऐसा जाल था जिसका वो अक्सर इस्तेमाल करता था और उसके सामने खड़ा आदमी उसमें फंस गया। वो अचानक पलटा, पहले तो स्थिति का फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ाई, फिर हाथ बढ़ाकर विशाल का टखना पकड़ा और फिर बिजली की गति से अपने दाहिने हाथ से विशाल के चेहरे पर वार किया। विशाल का पूरा ध्यान अपने दाहिने पैर पर था। एक चूकी हुई लात के बाद दरवाजा खुल गया। इस समय खुद को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। कनु की पुलाव जितनी बड़ी मुट्ठी अपनी आंखों के सामने बड़ी होती जा रही थी। अगर उसे जोर से मुक्का मारा जाता तो न सिर्फ उसकी नाक टूट जाती, बल्कि वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता। आंखें बंद करते ही उसने मन ही मन सोचा कि अब तो सब खत्म हो चुका है। कनु के चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया जिसमें जरा भी दया नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी मुक्का विशाल के चेहरे पर नहीं लगी और अचानक एक बड़ा हाथ हवा में फैल गया, मानो उसके सामने कोई दीवार हो। कनु ने उस बड़े हाथ की हथेली पर अपनी मुट्ठी से वार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लोहे की दीवार से टकराने जैसा था। उसे हिला ही नहीं पा रहा था। वो चौंक गया और जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि अर्णव उसके बगल में मुस्कुराता हुआ खड़ा है। ठीक है, चलो इस खेल में हार मान लो, मैं तुमसे लड़ूंगा, अर्णव ने विशाल से, जो अभी भी असमंजस की स्थिति में था, कहा। तुम्हें अपनी जगह पता है, वापस जाओ और कड़ी मेहनत करो। तुम ऐसे कमजोर से फिर कभी नहीं हारोगे। विशाल का चेहरा लाल हो गया और वो मुड़कर रिंग से बाहर चला गया। दर्शकों में बैठी सुप्रिया चिल्लाई, जानू, शाबाश, इन बेशर्मों को सबक सिखाओ। उसे इस हालत में देखकर सानवी और अदिति दोनों की आंखों में घृणा के भाव थे और वे अनायास ही उसके पास से कुछ कदम पीछे हट गई। अर्णव ने अपने सामने कनु की ओर देखा और मार्शल आर्ट का इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि मार्शल आर्ट सिर्फ एक दिखावा है? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मार्शल आर्ट क्या होती है। कनु बहुत खुश हुआ। उसने अभी अभी अर्णव की हथेली की ताकत देखी थी और वो अभी भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा कि वो मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है तो वो तुरंत शांत हो गया। जहां तक उसे पता था, इस तरह की मुक्केबाजी तकनीक में जरा भी मारक क्षमता नहीं थी और इसकी तुलना उसके अपने जीवन मरण के युद्ध कौशल से नहीं की जा सकती थी। बेटे, तुमने यही कहा था, कोई और मुक्का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये आदमी एक अविकसित जानवर जैसा दिखता था, लेकिन असल में बहुत चालाक था। उसने अर्णव के भागने का रास्ता रोकने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। नहीं, तुम्हारे जैसे कमजोर से निपटने के लिए मार्शल आर्ट ही काफी है। तुमने यही कहा था, उससे पीछे मत हटो। कनु के बोलने के बाद उसने अपनी पुलाव जितनी बड़ी मुट्ठी लहराई और अर्णव के चेहरे पर 2 मुक्के मारे। अर्णव के पैर हिले ही नहीं, मानो जमीन से जड़ हो गए हों और उसका शरीर बाइंदाए झूल रहा था, हवा में लहराते विलो की तरह, और उसने आसानी से दोनों मुक्कों को चकमा दे दिया। देखता हूं तुम कहां छिपने वाले हो। कनु जोर से चिल्लाया और अपने दाहिने पैर से एक चाबुक मारा। अर्णव को आश्चर्य हुआ कि वह चकमा नहीं दे पाया और लात सीधे उसकी छाती पर लगी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि इस लात का जोर जमीन पर नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई कीचड़ की गाय समुद्र में डूबकर गायब हो गई हो। यही है मार्शल आर्ट के अक्षरों को हटाने की कला। अर्णव ने अपने पैर से ताकत हटाई और फिर उसकी छाती आगे की ओर झटका। कनु को ताकत का एक जोरदार झोंका महसूस हुआ और उसका विशाल शरीर 10 कदम से भी ज्यादा पीछे उड़ गया और धड़ाम से रिंग में गिर पड़ा।
ये मार्शल आर्ट का गति तकनीक है। कनू जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा डर से भर गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भारतीय बुजुर्ग और बुजुर्ग महिला द्वारा अभ्यास किए जा रहे मुक्केबाजी के कौशल इतने शक्तिशाली हो सकते हैं। इस समय पूरा बॉक्सिंग जिम तालियों से गूंज उठा और सभी ने अर्णव का उत्साहवर्धन किया। शाबाश, हमारे भारतीय फाइट। मुझे अभी एहसास हुआ कि मार्शल आर्ट कितनी शक्तिशाली है। पता चला कि मुक्केबाजी की तकनीक खराब नहीं है, बल्कि वो मुक्केबाज है जो इसमें अच्छा नहीं है। भारतीय मार्शल आर्ट अमर रहे। भारतीय मार्शल आर्टिस्ट अमर रहे। रिंग के नीचे सुप्रिया का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्णव साधारण दिखता है, लेकिन इतना शक्तिशाली है। अदिति ने आश्चर्य से कहा, सानवी, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसे पसंद करती हो। वो इतना सक्षम निकला। सानवी ने गर्व से कहा, सानवी बहुत सक्षम है, ये तो कुछ भी नहीं है। तभी कनू जोर से दहाड़ा। हार मानने को तैयार न होते हुए वो पागल जानवर की तरह अर्णव की ओर झपटा।